क्या हुआ है? गुड़गांव क्यों डूब रहा है? गुड़गांव अकेला नहीं डूब रहा है, लेकिन एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है जिसके पीछे एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है, जिस पर खुलकर कोई बात नहीं करेगा क्योंकि एक प्रॉक्सी पीआर हो रहा है। आप बहुत सारे जर्नलिस्ट को देखेंगे, वो अलग अलग पॉडकास्ट में, अलग अलग न्यूज में आकर बोलेंगे कि गुड़गांव देखिए ऐसे डूब रहा है, म्यूनिसिपैलिटीज फेल कर चुकी हैं, और देखिए एक प्राइवेट बिल्डर, किसी एक बिल्डर का नाम लेकर वो कैसे इतना अच्छा मेंटेन कर रहा है। और यहीं पे मुझे लगता है कि सबको अलर्ट हो जाने की जरूरत है कि एक गलत डायरेक्शन में पूरे डिबेट को ले जाया जा रहा है। सबसे पहले समझना होगा म्यूनिसिपैलिटीज फेल हुई हैं। हाँ, ये सच है, म्यूनिसिपैलिटीज फेल हुई हैं, लेकिन म्यूनिसिपैलिटीज फेल हुई हैं या उनको फेल किया जा रहा है। इशू है एफिशिएंसी, इशू है करप्शन। लेकिन जो पूरा मैं देख रहा हूं पिछले कुछ समय से, और खासकर गुड़गांव को लेकर जो हो रहा है कि आप एफिशिएंसी पे सवाल कम उठा रहे हैं, आप उनके रेलेवेंस पे ज्यादा सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बैक ऑफ द चैनल ये खेल चल रहा है। किसी तरह एक प्राइवेट बिल्डर को उठाकर पूरे शहर की म्यूनिसिपैलिटी दे दी जाए और केस स्टडी ये बनाया जाए कि देखिए उसने अपना कितना अच्छा प्रोजेक्ट मेंटेन कर रखा है, उसके यहाँ वाटर लॉगिंग नहीं होती है। भाई एफिशिएंसी नहीं है तो एफिशिएंसी लाइए, आप उनके रेलेवेंस पे क्यों सवाल उठा रहे हैं? ये तो कुछ ऐसा है कि मेरे हाथ में अगर कोई जख्म है तो भाई हाथ में बहुत बार बार जख्म होता है, हाथ काटकर फेंक दो। थोड़ा सा आगे चले जाएं, इंदिरापुरम वगैरह में चले जाएं, गुड़गांव से भी बुरा हाल है। लेकिन वहाँ की बात नहीं हो रही। वहाँ की बात नहीं हो रही है क्योंकि वहाँ कोई बड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट बिल्डर अभी स्टेक होल्डर नहीं बना है जो पूरी शहर का मेंटेनेंस लेना चाहता है। गुड़गांव में ये हो रहा है। तो मैं एक स्टेज आगे जाकर कहता हूँ, अगर प्राइवेटाइजेशन ही सॉल्यूशन है, अगर सब कुछ प्राइवेटाइजेशन से ही तय होता है, तो देश में फिर सरकार सरकारी क्यों हो? सरकार भी प्राइवेटाइज कर दीजिए। जो कॉर्पोरेट सबसे ज्यादा बिडिंग करेगा 5 साल के लिए वो सरकार बना लेगा। शहर में म्यूनिसिपैलिटीज के फेलियर्स को मैं डिफेंड नहीं करूंगा, लेकिन शायद मैं इस देश में ये कहने वाला पहला आदमी हूं कि आप उनके रेलिवेंस पर सवाल मत उठाइए, आप उनके एफिशिएंसी पे सवाल उठाइए। फिर अगर आप उनके एफिशिएंसी पे सवाल उठाएंगे तो ये सवाल आएगा कि भाई उनके पास तो बजट ही नहीं है। पहले बात यह है कि लोकल म्यूनिसिपल बॉडीज को आपको एम्पावर करना होगा, उनको बजट देना पड़ेगा, इंसेंटिव और डिसइंसेंटिव दोनों तय करने पड़ेंगे। आज मैं कहता हूं, मैं एक म्यूनिसिपल कमिश्नर बनकर ही बैठा हूं, मैं शहर को ब्यूटिफाई करता हूं, मेरे पास उसका इंसेंटिव क्या है, और काम नहीं करता हूं डिसइंसेंटिव क्या है। तो जब मैं देखता हूं कि मेरे पास ना तो कोई इंसेंटिव है, ना डिसइंसेंटिव है, ना मेरे पास हाथ में कोई बजट है, स्टाफ को देने को हम मेरे पास सैलरी नहीं है, और उसके बाद शहर डूबता है तो जैसे सब बैठे हैं मैं भी खाली बैठा हूं। और जो लोग ये कह रहे हैं म्यूनिसिपैलिटी फेल कर गया, वो एक स्पेसिफिक बिल्डर का साथ में नाम क्यों ले रहे हैं कि उनका प्रोजेक्ट देख लो कितना अच्छा मैनेज्ड है। रही बात कंज्यूमर को क्या करना चाहिए, कोई भी कंज्यूमर अब घर खरीदने के पहले कुछ स्टैटिस्टिक्स को समझ ले। अभी एक रिसेंट रिपोर्ट आई थी कि इंडिया के टॉप शहरों में जो सेविंग आपकी मंथली हो रही है उसको बचाते हुए अगर आप घर खरीदना चाहें तो आपको कितने साल में घर खरीद सकते हैं? कैन यू बिलीव? मुंबई में 109 साल लगेंगे, गुड़गांव में 65 साल लगेंगे। मतलब कि अब 2 जनरेशन काम करे, 3 जनरेशन काम करे, तब 4था जनरेशन घर खरीदेगा। क्या एक एवरेज कंज्यूमर को ऐसे मार्केट में घर खरीदना चाहिए? मैं कहता हूं नहीं खरीदना चाहिए। आप एक बात समझें, आपको ऐसा लगता है कि शहर में आना, नौकरी करना आपकी जरूरत है, घर खरीदना आपकी जरूरत है। नहीं, वो आपकी जरूरत नहीं है। वो जरूरत उन कॉर्पोरेट्स की है जो सरकार चलाते हैं, जो सरकार को फंडिंग करते हैं। जिस दिन आपका आना बंद हो जाएगा, उनकी मजबूरी हो जाएगी कि वो टियर 2 और 3 शहरों में अपना बिजनेस लेकर जाएं। आप भी एक कॉर्पोरेट के लिए मजदूर से ज्यादा कुछ नहीं है, और तभी आपके ये जो कॉर्पोरेट्स हैं इतने बेशर्मी से अल्फाज देते हैं, 70 घंटे काम करो, 90 घंटे काम करो, घर जाकर कितनी देर बीवी का चेहरा ताकोगे। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आप उनके लिए सिर्फ एक मजदूर हैं। तो एक कंज्यूमर को आप एक बात समझना पड़ेगा कि नौकरी की आपको जरूरत नहीं है, आपकी जरूरत उन्हें है। एक एम्प्लॉय टैक्स दे रहा है 30 से 34% के बीच में, और उसका एम्प्लॉयर प्रैक्टिकली 25% है, वो भी नहीं दे रहा है क्योंकि यहाँ पे आप इनकम पे टैक्स दे रहे हैं, वहां पे वो अपने प्रॉफिट पे टैक्स दे रहा है। तो प्रैक्टिकली वो 16-18% टैक्स दे रहा है। मतलब मैं नौकरी करता हूं तो मैं जिसकी नौकरी करता हूं वो कम टैक्स दे रहा है, मैं ज्यादा टैक्स दे रहा हूं। अभी जैसे एक नया एरिया खुला है यूपी में, जेवर का एयरपोर्ट है, प्लॉटिंग हो रही है वहाँ। प्लॉटिंग हो रही है और बहुत सारे फर्जी प्लॉटिंग हो रही है। अथॉरिटी के प्लॉट्स समझ में आते हैं, लेकिन 200 एकड़ के जो प्राइवेट प्लॉट्स मिल रहे हैं जिसकी लैंड टाइटल ये है कि वो एग्रीकल्चर लैंड है, कन्वर्जन नहीं है। अभी किसी ने नोएडा सेक्टर 135 में जाकर एक फार्म हाउस के नाम से प्लॉट ले लिया। प्लॉट लेने के बाद उनको पहला झटका ये मिला कि ये नोएडा अथॉरिटी में इसकी रजिस्ट्री नहीं होगी, तहसील में होगी। उसके बाद उनको पता चला कि ये रिवर बेड की जमीन है। रिवर बेड की जमीन है तो आप उस पर कंक्रीट कुछ नहीं बना सकते, वुडन स्ट्रक्चर ही खड़ा कर सकते हैं। उसके बाद उन लोगों ने वुडन स्ट्रक्चर खड़ा करके एक फार्म हाउस का शेप दिया। पहली रात पार्टी करने गए, 2 बड़े सांप निकल कर आ गए क्योंकि रिवर बेड की जमीन है। तो
इतने फ्रॉड लैंड डील्स जो हो रहे हैं। और आप कभी भी नोएडा में सेक्टर 18 से लेकर के पूरे ग्रेटर नोएडा में घूम लीजिए, आपको सड़क पे हाथ देकर गाड़ी में रोक रोक कर दिखाएंगे 40 लाख में फार्म हाउस, 50 लाख रुपए में फार्म हाउस। आप कह रहे हैं फार्म हाउसेस सड़क पे गाड़ी रोक कर बेचे जा रहे हैं, जैसे अमरूद बेचे जाते हैं। हाँ, और ये सारे फ्रॉड। रवि साहब, बहुत शुक्रिया एक बार फिर किंतु परंतु पर आने के लिए। और बहुत सारे रिएक्शंस भी आए हुए थे और बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। मुझे लगा बहुत ज़रूरी है इस वक्त आपको पकड़ना कि ज़रा दोबारा से हमें बताएं। देश में बहुत कुछ डूब रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा गुड़गांव डूब रहा है। मतलब हर बात पे गुड़गांव डूब जा रहा है और बहे जा रहा है, लोग मर जा रहे हैं। तो जितनी भी एनसीआर के इलाके हैं उसमें नोएडा नहीं डूब रहा है, गाज़ियाबाद नहीं डूब रहा है, ग्रेटर नोएडा नहीं डूब रहा है, और भी इलाके होंगे बहादुरगढ़ वगैरह, वो सब नहीं डूब रहे हैं जहाँ पर कोई हाइप नहीं है। ये जो इतनी हाइप है जहाँ पर 150 करोड़ का फ्लैट और पता नहीं कितने और करोड़ का फ्लैट बिक रहे हैं, वो लोगों के घर डूबे जा रहे हैं। तो आप भले ही आप एक बुटीक लाइफ जीते हो, वहाँ पर कितना भी आपने पैसा लगा दिया हो, कितना भी महँगा पेट पाला हुआ हो आपने, सब कुछ तैर रहा है घर के अंदर। क्या हुआ है? गुड़गाँव क्यों डूब रहा है? इसमें एक नहीं, आपके इस सवाल में कई सवाल हैं। पहली बात ये है, नोएडा से जब हम गुड़गांव को कंपैरिजन करते हैं तो हम एक प्लान्ड सिटी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ अनप्लान्ड सिटी की बात कर रहे हैं। पहला तो बुनियादी तौर पे कि शहर को प्लान करने की जिम्मेदारी शहर की डेवलपमेंट एजेंसीज की होनी चाहिए, जो गुड़गांव में नहीं है। गुड़गांव में फ्री फॉर ऑल बिल्डर्स को दे दिया गया। पहला तो पहलू ये है। दूसरा, जो ये परसेप्शन हो रहा है कि सिर्फ गुड़गांव डूब रहा है, गुजरात में पुल ढह रहे हैं, गुड़गांव अकेला नहीं डूब रहा है, लेकिन एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है जिसके पीछे एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है, जिस पर खुलकर कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि एक प्रॉक्सी पीआर हो रहा है। आप बहुत सारे जर्नलिस्ट को देखेंगे, वो अलग अलग पॉडकास्ट में, अलग अलग न्यूज में आकर बोलेंगे कि गुड़गांव देखिए ऐसे डूब रहा है, म्यूनिसिपैलिटीज फेल कर चुकी हैं, और देखिए एक प्राइवेट बिल्डर, किसी एक बिल्डर का नाम लेकर वो कैसे इतना अच्छा मेंटेन कर रहा है। और यहीं पे मुझे लगता है कि सबको अलर्ट हो जाने की जरूरत है कि एक गलत डायरेक्शन में पूरे डिबेट को ले जाया जा रहा है। ये डिबेट कुछ ऐसा है जैसे कि आपने एमटीएनएल और बीएसएनएल को लेकर किया था कि ये फेल कर रही हैं, देखो ये फेल कर रही हैं, तो प्राइवेट एयरटेल और जियो कितना अच्छा कर रहा है। एक्चुअली वो फेल नहीं कर रही हैं, उनको फेल कराया जा रहा है, क्योंकि आप प्राइवेट बॉडीज के हाथ में सब कुछ देना चाहते हैं। मेरा सवाल ये उठता है, क्या आप अब शहर का पूरा म्युनिसिपल मेंटेनेंस भी प्राइवेट पार्टीज को दे देंगे? और अगर आप शहर का मेंटेनेंस प्राइवेट पार्टीज को दे देंगे, तो उसके बाद उसका कॉस्ट बियर करना, ऐसे ही शहरों में घर खरीदना, और शहरों में एक कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस है। अगर हम उसके बाद प्राइवेट पार्टीज के हाथ में म्युनिसिपैलिटीज देने लगेंगे, जिसके लिए कि पूरी तैयारी चल रही है, जिसके लिए एक पूरा नैरेटिव बिल्डिंग हो रहा है, एक परसेप्शन मैनेजमेंट किया जा रहा है, एक प्रॉक्सी पीआर हो रहा है। सबसे पहले समझना होगा, म्युनिसिपैलिटीज फेल हुई हैं। हाँ, ये सच है, म्युनिसिपैलिटीज फेल हुई हैं, लेकिन म्युनिसिपैलिटीज फेल हुई हैं या उनको फेल किया जा रहा है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हम इंडिया के एनसीआर की जब बात करते हैं तो प्रैक्टिकली हम कैपिटल सिटी की बात कर रहे हैं। हमसे कहीं वीकर इकोनॉमी अफ्रीकन कंट्री केन्या, केन्या में आप नैरोबी जैसे शहर को जाकर देख लें, हमसे बेटर कैसे मैनेज हो रहा है, और वहां पर गवर्नमेंट एजेंसीज ही मैनेज कर रही हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमारी म्युनिसिपैलिटीज के आपने हाथ बांध रखे हैं। एक रफ असेसमेंट ये है कि हमारे यहाँ जो पूरा का पूरा, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है इसलिए सब कुछ मैनेज्ड है। चाइना में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं है, फाइनेंशियल डेमोक्रेसी, और मैं बताता हूं कैसे। हमारे यहाँ सब कुछ सेंट्रलाइज्ड हो गया है। लोकल अर्बन बॉडीज के हाथ में पूरी बजट का 3 से 5% जा रहा है। अगर चाइना की तरह आप 50% बजट में देंगे, अब बहुत सारे लोग कहेंगे मैं फिर चाइना पे बात कर रहा हूं, पिछली बार भी कई लोगों ने कहा था। सवाल ये उठता है कि आप अगर लोकल अर्बन बॉडीज को पैसा ही नहीं देंगे,
तो उसके बाद उनसे उम्मीद करना कि म्युनिसिपैलिटी सक्सेसफुली काम करें। देखिए 2-3 इश्यूज हैं। पहली बात है उनके हाथ बंधे हैं, उनके फिस्कल कॉन्स्टेंट्स हैं। दिल्ली में एक अभी रिसेंट रिपोर्ट आई थी कि दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास स्टाफ को सैलरी देने के पैसे नहीं हैं, सफाई कर्मचारी को देने के पैसे नहीं हैं। तो जब आपका पूरा का पूरा फाइनेंशियल मॉडलिंग ऐसा है कि सब कुछ टॉप पे सेंट्रलाइज्ड है, आप उनको पैसा नहीं दे रहे हैं। दूसरा इशू आता है कि क्या करप्शन है? मैं पूछता हूं करप्शन कहां नहीं है, बॉटम पे नहीं है या टॉप पे नहीं है? करप्शन खत्म करने के लिए क्या ये जरूरी है कि आप म्युनिसिपैलिटीज को पैसा ही नहीं दें? और जो टॉप पे बैठे लोग करप्शन कर रहे हैं उसका क्या होगा? वो प्राइवेट प्लेयर से पैसे खाकर कल को पूरा का पूरा शहर का मेंटेनेंस म्युनिसिपैलिटी उठाकर प्राइवेट प्लेयर को दे देंगे, उसका कॉस्ट कौन बियर करेगा? तो ये बहुत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इसको देखने की जरूरत है। देखिए एक आम आदमी जो गुड़गांव में, दिल्ली में, मुंबई में ट्रैफिक में कभी फंसता है, वाटर लॉगिंग में फंसता है बारिश के दिनों में, आप उसके सामने बोलिए म्युनिसिपैलिटीज ने हमें फेल कर दिया है, म्युनिसिपैलिटीज करप्ट हैं, वो कहेगा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन जब हम बात एकेडमिक लेवल पर कर रहे हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि म्युनिसिपैलिटीज फेल क्यों हुई हैं, आखिर वो क्या वजह है कि म्युनिसिपैलिटीज फंक्शन नहीं कर पा रही हैं। और जहां म्युनिसिपैलिटीज के पास पैसा है, फॉर एग्जाम्पल आप मुंबई में देखिए, मुंबई में म्युनिसिपैलिटीज के पैसा है, बीएमसी के पास पैसा है, तो वहां पे बीएमसी के पास पैसा है, उसको लेकर के कितना बंदरबांट चल रहा है। क्या वहां पे लोकल पॉलिटिशियन बीएमसी पे हावी नहीं है? सवाल ये उठता है क्या आप म्युनिसिपैलिटीज को विथ बजट फ्री हैंड देने को तैयार हैं, या आप चाहते हैं कि वहां का पैसा आप ले लें और आप प्राइवेट पार्टीज के हाथ में पूरा शहर का मेंटेनेंस दे दें? बीएमसी का हाल तो और भी ज़्यादा ख़राब है। बीएमसी का बॉम हाल, पूरा बॉम्बे खुदा पड़ा हुआ है। लोग ऐसा बता रहे हैं 8-8 महीने से उनके घर के आगे का पूरा रोड हाँ, खुदा हुआ है और जैसे कोई उनका पेशेंस टेस्ट कर रहा हो कि ये कितना सब्र कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि वो इसलिए भी हो रहा है क्योंकि मुंबई में अक्सर लोगों को लगता है, फॉर एग्जांपल बीजेपी और शिवसेना के अलग होने की वजह लोगों को लगा कि अब बीजेपी का इनरोड्स बन गया है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में, उनके विधायक चुनकर आ रहे हैं। असली लड़ाई मुंबई में हमेशा बीएमसी को लेकर होती है, उनके पास बजट होते हैं। सवाल ये उठता है क्या आप लोकल अर्बन बॉडीज को बजट के साथ फ्री हैंड देने की बात सोच सकते हैं? अगर आप उनको बजट के साथ फ्री हैंड देंगे, उसके बाद आपके पास कहने का ये राइट बनता है कि देखिए आपकी एफिशिएंसी में प्रॉब्लम है। देखिए इशू है एफिशिएंसी, इशू है करप्शन, लेकिन जो पूरा मैं देख रहा हूं पिछले कुछ समय से और खासकर गुड़गांव को लेकर जो हो रहा है कि आप एफिशिएंसी पे सवाल कम उठा रहे हैं, आप उनके रेलिवेंस पे ज्यादा सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बैक ऑफ द चैनल ये खेल चल रहा है, किसी तरह एक प्राइवेट बिल्डर को उठाकर पूरे शहर की म्युनिसिपैलिटी दे दी जाए और केस स्टडी ये बनाया जाए कि देखिए उसने अपना कितना अच्छा प्रोजेक्ट मेंटेन कर रखा है, उसके यहां वाटर लॉगिंग नहीं होती है। सवाल ये उठता है कि आज आपको ये वही होगा कि एक बार आप दे देंगे, उसके बाद धीरे धीरे वो प्राइस इतना ऊपर चला जाएगा कि ऐसे ही आप अगर देखें इंडिया के टॉप टीयर सिटीज में कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस एक रियलिटी है। आज की तारीख में एक एवरेज इंडियन के लिए रहना शहर में मुश्किल हो गया है। मिडिल क्लास इंडिया में अब एग्जिस्ट नहीं करता है, और ये बात जब मैं कह रहा हूं, मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों को इस पर बहुत ऑब्जेक्शन होगा। रिसेंटली मैंने बहुत सारा, चूंकि इंडिया में मिडिल क्लास की कोई स्टैंडर्ड डिफिनीशन नहीं है, तो मैंने कई ग्लोबल रिपोर्ट्स को पढ़ा कि आखिर मैं मिडिल क्लास कैसे डिफाइन करूं। मिडिल क्लास की जो डिफिनीशन है, आपका जो पर कैपिटा इनकम कंट्री का है उसके 75% से 200% तक अगर आप कमाते हैं तो आप मिडिल क्लास हैं। अब इंडिया का पर कैपिटा इनकम तकरीबन 2 लाख रुपए है, तो क्या 1.5 लाख से 4 लाख रुपए कमाने वाले को हम मिडिल क्लास कहें? मैं इंडिया के इस सो कॉल्ड मिडिल क्लास को एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है कि फ्री राशन मांगना पड़ रहा है, उससे ऊपर रिलेटिव पॉवर्टी का क्लास मानता हूं। इंडिया में मिडिल क्लास एग्जिस्ट नहीं करता है। शहर ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस से गुजर रहा है, और अगर ऐसे में आप अब म्युनिसिपैलिटी भी प्राइवेट पार्टी को दे देंगे सिर्फ इसलिए कि यहां पर म्युनिसिपैलिटी जो है उनमें एफिशिएंसी नहीं है। भाई एफिशिएंसी नहीं है तो एफिशिएंसी लाइए, आप उनके रेलिवेंस पे क्यों सवाल उठा रहे हैं? ये तो कुछ ऐसा है कि मेरे हाथ में अगर कोई जख्म है तो भाई हाथ में बहुत बार बार जख्म होता है, हाथ काट कर फेंक दो। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। मेरा आज भी मानना है कि अगर आप म्युनिसिपैलिटीज को प्रॉपर बजट दें, ऑटोनॉमी दें, और उसके बाद आप चेक रखें कि यहां पर करप्शन नहीं हो, म्युनिसिपैलिटी फंक्शन कर सकती है। आप ये कहते हैं कि ये कर सकती है, लेकिन मुझे तो अब बिल्डर्स पर भी ये डाउट है कि जो बिल्डर्स के बनाए हुए इलाके हैं,
नाम अगर लेना हो तो नाम ले लीजिए, सबसे चकाचौंध जो रील्स पे आपको दिखता है कि देखो भारत में ये हो गया, देखो दिल्ली में इतनी तरक्की हो गई, गुड़गाँव ऐसा हो गया। उन बिल्डर्स के यहाँ भी पानी भर रहा है। ये नहीं है कि उनके यहाँ नहीं भर रहा है। तो सवाल बात एक चीज़ तो ये है कि भई प्राइवेट सेक्टर को ले आए, बिल्डर को ले आए। बिल्डर को लाए तो उस बिल्डर ने भी कौन-सा कमाल करके दिखाया? उसकी अपनी सोसाइटी के अंदर पानी भरा पड़ा है। मुंबई के एक सबसे बड़े लग्जरी डेवलपर्स में से एक हैं, पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं। पलावा में उनका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। पलावा में उनका एक प्रोजेक्ट है लेक व्यू, जिस प्रोजेक्ट में कोई लेक व्यू नहीं है, लेकिन नाम प्रोजेक्ट का लेक व्यू है। लेकिन हर मॉनसून में वो लेक व्यू बन जाता है, गाड़ियां डूब जाती है, घरों में लोगों के पानी आ जाता है। मैं वही कह रहा हूं कि सवाल यहां पे रेलिवेंस और इररेलिवेंस का नहीं है, सवाल एफिशिएंसी का है। देखिए, अगर आप अर्बन डेवलपमेंट बॉडीज को पूरी बजट का, जो आपका शहर का बजट है उसका, मैं नहीं कहता चाइना की तरह 50% यहां पर देना संभव होगा, लेकिन 3 से 5% का बजट अगर आप अर्बन डेवलपमेंट बॉडीज में जा रहा है, अगर उनके पास स्टाफ को देने के सैलरी के पैसे नहीं हैं, अगर उनके पास आपके सफाई कर्मचारी को देने के पैसे नहीं हैं, तो फिर उनसे एक्सपेक्टेशन रखना मुझे लगता है कि बहुत सही नहीं होगा। कई ऐसे ग्लोबल शहर हैं जो जिनकी इकोनॉमी हमसे भी कमजोर है। देखिए, अक्सर एक आर्गुमेंट दे दिया जाता है कि हमारे यहाँ हम एक वीकर इकोनॉमी है, हमारे यहाँ इतना बड़ा डेमोग्राफी है, पैसा नहीं है। मैं कहता हूं केनिया जैसे कंट्री, अफ्रीकन कंट्री, उनके शहर नैरोबी की कोई भी हमारे ऑडियंस में से आज गूगल में जाकर उनकी फोटो देख ले, हमसे फार बेटर उनका शहर दिखता है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि देखिए, एक तो म्युनिसिपैलिटीज के ऊपर लोकल पॉलिटिशियंस का पूरा कंट्रोल है। और आप देखिए कि आप, अभी आपने नोएडा की बात की थी, आप थोड़ा-सा आगे चले जाएँ, इंदिरापुरम वगैरह में चले जाएँ, आप देखिए उन गुड़गाँव से भी बुरा हाल है। क्यों? लेकिन वहाँ की बात नहीं हो रही, वहाँ वहाँ की बात नहीं हो रही है क्योंकि वहाँ कोई बड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट बिल्डर अभी स्टेक होल्डर नहीं बना है जो पूरी शहर का मेंटेनेंस लेना चाहता है। गुड़गाँव में ये हो रहा है और मैं ये साफ खेल अपने सामने देख रहा हूँ। बहुत सारे जर्नलिस्ट जो अपने आप को रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर भी कहते हैं, वो अलग-अलग पॉडकास्ट में आकर के इतनी अ, आपको नफासत के साथ उनका प्रॉक्सी पीआर कर रहे हैं कि देखो, देखो ये प्राइवेट बिल्डर कैसे मेंटेन कर रहा है, म्युनिसिपैलिटीज ने कुछ नहीं किया है। भाई, आप अगर एक रियल एस्टेट जर्नलिस्ट हैं, अर्बनाइजेशन को समझते हैं, तो आपको यह समझना होगा कि प्रॉब्लम कहां पे है, पेन पॉइंट कहां पे है। तो अगर ऐसा है तो मैं एक स्टेप आगे जाकर कहता हूं, अगर प्राइवेटाइजेशन ही सॉल्यूशन है, अगर सब कुछ प्राइवेटाइजेशन से ही तय होता है, तो देश में फिर सरकार सरकारी क्यों हो? सरकार भी प्राइवेटाइज कर दीजिए, जो कॉर्पोरेट सबसे ज्यादा बिडिंग करेगा 5 साल के लिए वो सरकार बना लेगा। ये सॉल्यूशन वो है कि आप शहर को सिर्फ और सिर्फ एलिट क्लास के लिए, अमीरों के लिए बना बसाना चाहते हैं। उसके बाद फिर आपका दूसरा क्राइसिस, देखिए अक्सर हम एक बात कहते हैं, जैसे नोएडा में भी बात होती है कि नोएडा में अपार्टमेंट बन गए, प्लान डेवलपमेंट है, लेकिन बहुत सारे आपको एलिट क्लास माइंडसेट वाले बोलेंगे कि नहीं नहीं, पीछे लेकिन झुग्गी भी है, पीछे गांव भी है। आप एक बात समझिए, जहां पर भी सिर्फ एलिट क्लास होगा, वहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस बढ़ेगा, क्योंकि हमारा जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट है, मेरे घर में मेड आती है, मेरे घर में ड्राइवर आता है, अगर वो 40 किलोमीटर दूर से आएगा तो वो कॉस्ट मुझे बियर करना पड़ेगा। और हमारा जो है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाइना की तरह नहीं है कि आप 40 मिनट में 400 किलोमीटर ट्रेवल कर लेंगे। हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम एक एलिटिस्ट व्यू से चीजों को देख रहे हैं। शहर में म्युनिसिपैलिटीज के फेलियर्स को मैं डिफेंड नहीं करूंगा, लेकिन शायद मैं इस देश में यह कहने वाला पहला आदमी हूं कि आप उनके रेलिवेंस पर सवाल मत उठाइए, आप उनके एफिशिएंसी पे सवाल उठाइए। फिर अगर आप उनके एफिशिएंसी पे सवाल उठाएंगे तो यह सवाल आएगा कि भाई उनके पास तो बजट ही नहीं है, आप उनको बजट दीजिए। तो आपके हिसाब से जो गुड़गाँव जैसे जो स्टोरीज़ हैं, इनको क्या कहें, डूम्ड स्टोरीज़ जिनको बनाया जा रहा है, उसका सीधा एक ही हल है कि पैसा दे दो और काम करने के लिए एक माहौल दे दो। मतलब पॉलिटिकल क्लास अपने हाथ खींच ले, वहाँ पर दखल-अंदाज़ी ना करे, बस इतना है। यही एक सॉल्यूशन है। आपको अल्टीमेटली लोकल बॉडीज के हाथ में देना पड़ेगा। देखिए, करप्शन फिर भी होगा, लेकिन लोअर लेवल पर हुआ करप्शन उतना नहीं होता है, उतने मैसिव स्केल पे नहीं होता है, जितना टॉप पे पूरी सेंट्रलाइज्ड कर दें और एक जगह से आपका सारा करप्शन हो रहा है। आप एक बात बताइए, मैं आपको गुजरात का एग्जांपल देता हूं। गुजरात को का मॉडल, डेवलपमेंट मॉडल,
एग्जाम्पल के तौर पे दिया जाता था। कहा जाता था गुजरात एक आइडियल मॉडल है, गुजरात में सब कुछ सेंट्रलाइज्ड है। फिर मौरवी के टूटे पुल से लेकर के अभी जो पुल टूटा है, ये सब क्या है? नमस्ते ट्रंप करने के लिए ट्रंप गुजरात में आते हैं तो आपको दीवार खड़ी करके छुपाना पड़ता है कि पीछे की झुग्गी ना दिख जाए। और सबसे बड़े शहर में गुजरात तो के। आप ये बताइए कि आप लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी को डिसेंट्रलाइज नहीं करना चाहते हैं, फिर आप उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि एफिशिएंसी नहीं है, और एफिशिएंसी के बहाने आप उनके रेलेवेंस पर सवाल उठा देंगे। फिर रेलेवेंस पर सवाल उठाते हुए आप धीरे से किसी प्राइवेट पार्टी को सब कुछ सौंप देंगे। रवि, बीएमसी का जो मामला है उसमें भी एक व्यू ये है कि कई सालों से इलेक्शन नहीं हुए हैं और इलेक्शन नहीं हुए हैं, वो सीईओ चला रहे हैं, सीईओ ड्रिवन बन के रह गई है वो पूरी बॉडी। और ऐसा लग रहा है कि ये दिल्ली ये चाहती है कि अकेले मुंबई का जो पूरा क्षेत्र है उसको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट करके दिल्ली उसको गवर्न करे, दिल्ली से हो और वहाँ पर ये अपने अधिकारी बिठा करके पसंद के काम कराएँ। तो जो पूरा रेवेन्यू है, बॉम्बे का जो रेवेन्यू है, वो इनकी आँख में अ, समाया हुआ है कि ये अगर लोकल बॉडीज़ के पास चला गया, इलेक्शन हो गए, लोकल लोगों के हाथ में चला गया, उनकी जवाबदेही हो गई, प्रतिनिधि आ गए जनता के, तो शायद ये होगा। तो कई साल से बीएमसी का इलेक्शन नहीं हुआ। आप इसको कैसे देखते हैं? ये तो पूरा ब्यूरोक्रेसी चला रही है। आखिर क्या वजह है कि राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे दोबारा साथ आए हैं? जो बात हम और आप कर रहे हैं, क्या वहां के मंजे हुए जो पॉलिटिशियन हैं वो नहीं समझ रहे हैं? सी, देश में जो पूरा का पूरा सेंट्रलाइज्ड करने का एक प्रोसेस चल रहा है कि सब कुछ सेंटर कंट्रोल करेगा, चीफ मिनिस्टर्स डमी चीफ मिनिस्टर बनकर बैठेंगे, अर्बन बॉडीज डमी बनकर बैठेगी, ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। मुंबई में बीएमसी के फेलियर हाल के दिनों में ज्यादा क्यों हुए हैं? क्योंकि सब कुछ सेंट्रलाइज्ड हो गया है। हम एक ऐसे पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं जहां सब कुछ एक जगह से तय हो रहा है, और यही वजह है म्यूनिसिपैलिटी के फेलियर को मैं म्यूनिसिपैलिटी के फेलियर से ज्यादा सेंट्रलाइज्ड फेलियर मानता हूं। अगर आपको शहरों को बेटर करना है, शहरों को ब्यूटिफाई करना है, पहले बात यह है कि लोकल म्यूनिसिपल बॉडीज को आपको एम्पावर करना होगा, उनको बजट देना पड़ेगा, इंसेंटिव और डिसइंसेंटिव दोनों तय करने पड़ेंगे। आज मैं कहता हूं, मैं एक म्युनिसिपल कमिश्नर बनकर ही बैठा हूं, मैं शहर को ब्यूटिफाई करता हूं, मेरे पास उसका इंसेंटिव क्या है, और काम नहीं करता हूं, डिसइंसेंटिव क्या है। तो जब मैं देखता हूं कि मेरे पास ना तो कोई इंसेंटिव है, ना डिसइंसेंटिव है, ना मेरे पास हाथ में कोई बजट है, स्टाफ को देने को हम मेरे पास सैलरी नहीं है, और उसके बाद शहर डूबता है तो जैसे सब बैठे हैं मैं भी खाली बैठा हूं। ये गुड़गांव की जो कहानी है, गुड़गांव एक केस स्टडी है। इस साल कलकत्ता से लेकर के आपको हर शहर में, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर, हर जगह से ये खबर आ रही है, लेकिन ये जो इन्फ्लुएंस पेडलिंग हो रही है वो सिर्फ गुड़गांव के लिए क्यों हो रही है? और जो लोग ये कह रहे हैं म्यूनिसिपैलिटी फेल कर गया, वो एक स्पेसिफिक बिल्डर का साथ में नाम क्यों ले रहे हैं कि उनका प्रोजेक्ट देख लो कितना अच्छा मैनेज्ड है? अगर यही मॉडल है तो फिर मुंबई में आप जाकर के पलावा में देख लीजिए कि बिल्डर का प्रोजेक्ट कैसे डूब रहा है। गुड़गांव में ही 50-50 करोड़ का फ्लैट कैसे डूब रहे हैं, वहां किसी बिल्डर का कोई नाम नहीं ले रहा है। एक्चुअली क्या है कि ये जो बड़े प्लेयर हैं रियल एस्टेट के, इनके पास इतना फाइनेंशियल मसल है, और मैं इसको थोड़ा ब्रॉड में जाकर बताता हूं। इनका जो फाइनेंशियल मसल है, इसलिए मीडिया इनकी जेब में है। और ये बात जब मैं कह रहा हूं, देखिए मैं रियल एस्टेट की पत्रकारिता करता हूं, ज्यादातर रियल एस्टेट के जर्नलिस्ट मेरे दोस्त हैं, और हम जब प्राइवेटली बात करते हैं, आपको मैं एग्जांपल से बताता हूं। रियल एस्टेट के स्टेक होल्डर को टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना चाहिए, ये क्रेडाई का एक लाइन का मिशन स्टेटमेंट है। ठीक, क्रेडाई रियल एस्टेट की इंडस्ट्री बॉडी है। ये मिशन स्टेटमेंट एक लाइन का देने के लिए क्रेडाई को अपनी नेशनल एग्जीक्यूटिव साइप्रस में जाकर करने की क्या जरूरत है? ऑस्ट्रेलिया में जाकर करने की क्या जरूरत है? ये तो आप यही बैठे एक स्टेटमेंट दे सकते हैं। और वहां पे ये जितने भी ऐसे जर्नलिस्ट हैं, इनको भी साथ में ले जाया जा रहा है। पूरी हॉस्पिटैलिटी है, और वहां पर क्या क्या हुआ है वो अगर मैं ऑन कैमरा नहीं बोल सकता हूं कि किस तरह से वहां पर लोगों ने हरकतें की हैं, तो इनके पास एक बहुत बड़ा बजट है। मेरे पास भी, चूंकि इस देश के सबसे बड़े अंग्रेजी के अखबार में मैं 10 साल से ज्यादा कॉलम लिखता रहा हूं, मेरे पास भी कई बार
ऑफर आए कि हम आपको यहाँ लेकर चलना चाहते हैं, मेरा छूटता सवाल होता था कि भाई न्यूज़ पॉइंट क्या है? आप मुझे न्यूज़ बताइए। तो नहीं सर, वहाँ चलकर देखेंगे, हम आपको पूरा शहर घुमाना चाहते हैं, हम आपको दुबई घुमाना चाहते हैं। जब मैं न्यूज़ पॉइंट की बात करता हूँ, तो सब पीछे हट जाते हैं। सवाल ये उठता है, मैं तो बार-बार क्रेडाई के सारे स्टेक होल्डर से पूछता हूँ कि अगर आपको टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना है, तो उसके लिए आपको साइप्रस और ऑस्ट्रेलिया जाने की क्या ज़रूरत है और ये किसके पैसे से आप जा रहे हैं? आप मीडिया को जो एंटरटेन कर रहे हैं, किसके पैसे से कर रहे हैं? आप एक एवरेज होम बायर के पैसे से कर रहे हैं। घर महँगे होते जा रहे हैं। आर्टिफिशियल एप्रिसिएशन कराया जा रहा है और उस पैसे से आप खुद भी एंजॉय कर रहे हैं, मीडिया को भी करा रहे हैं और ये वही मीडिया है जो आपके लिए एक प्रॉक्सी पीआर करने पे उतर गई है। ऐसे सवाल जब मैं उठा देता हूं, जब मैं ऐसे मुद्दे उठा देता हूं, मुझे पता है मैं बहुत अनपॉपुलर हूं। मुझे पता है कि मुझे बहुत सारे केस मुकदमे झेलने पड़े हैं ऐसे मुद्दे उठाने की वजह से। लेकिन सच यही है कि ये पूरा का पूरा नैरेटिव गलत डायरेक्शन में जा रहा है। कंज़्यूमर क्या करे, जो बायर है वो क्या, अब ऐसे माहौल में जब सब मिल गए हैं, साठगांठ हो गई है। और देखिए प्रोजेक्ट्स, हमें पता है अडानी के भी प्रोजेक्ट्स हैं, लोढ़ा के भी प्रोजेक्ट्स हैं, बाकियों के भी प्रोजेक्ट्स हैं और ये सारे लोग सरकार में भी शामिल हैं और मीडिया ओनर्स भी हैं। अब ऐसे में कि भई गलत खबर आएगी नहीं या जो नेगेटिव खबर है, जो असली खबर है, वो आने नहीं दी जाएगी। हमें पता है कि अंबानी के चैनल्स जो हैं वो रियल एस्टेट के ऊपर कॉन्क्लेव्स करते हैं, उसमें सारे आते हैं और उसमें आकर के सबको पता है कि वहाँ पर आकर के बातें क्या हो रही हैं। एक गुडी-गुडी पिक्चर, शाइनिंग इंडिया की पिक्चर दिखाई जा रही है। मेरा सवाल ये है कि कंज़्यूमर सही खबर और सही पर्सपेक्टिव कहाँ से लाए, आपने जिससे कि वो फ्रॉड से बच जाए। वो आप तो ज़िंदगी में 1 या 2 मकान खरीदेगा। आपने एक बहुत सही मुद्दा उठाया है। कंज्यूमर पे आने के पहले मैं ये बता दूं, जब आप मीडिया की बात करते हैं, देखिए, मीडिया का जो पूरा इकोसिस्टम बना दिया गया है, मैं बहुत ईमानदारी से कहता हूँ कि मुझे अब डर लगता है। और मुझे डर इसलिए नहीं लगता है कि कल को मेरे साथ कोई हादसा हो जाएगा। मुझे डर इसलिए नहीं लगता है कि मेरे ऊपर कई झूठे मुकदमे हैं। हम जब मीडिया में एथिकली काम करते हैं, तो हम इन सब के लिए तैयार होकर आते हैं। मेरा डर अब इस बात से होने लगा है कि कल को कहीं इतना बड़ा ऑफर ना आ जाए कि मेरा ईमान बिक जाए। जिस तरह से कुछ लोग, देखिए, वैकल्पिक मीडिया बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। वैकल्पिक मीडिया में आकर कुछ लोगों ने अपनी पहचान बनाई, लेकिन पावर कॉरिडोर में एक लंच के बाद उनका स्टैंड कैसे बदल गया, वो कैसे उन्हीं कॉर्पोरेट्स के टीवी चैनल्स में वापस चले जाते हैं, मुझे उससे डर लगता है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं सावर ग्रेप्स वाली बात कर रहा हूं। मेरे पास भी कई बिल्डर लॉबी की तरफ से 25-50 लाख रुपए वाले ऑफर आए हैं। गाजियाबाद के बिल्डर की तरफ से आए हैं। मैं बोल रहा हूं, अगर वो सुन रहे होंगे वो समझ जाएंगे कि मैं उनकी ही बात कर रहा हूं। वहां पर तो मैंने रेसिस्ट कर लिया, लेकिन मुझे डर इस बात का लगता है कि कल को कोई इतना बड़ा ऑफर नहीं आ जाए कि मेरा ईमान भी बिक जाए। तो मीडिया की जब आप बात करते हैं, तो मीडिया में अब तो हम लोगों को एक पत्रकार होने के नाते डर लगता है कि कोई ऐसा ऑफर लेकर कोई नहीं आ जाए कि मैं कंज्यूमर की आवाज उठाना बंद कर दूं। रही बात कंज्यूमर को क्या करना चाहिए, मैं कहता हूं कोई भी कंज्यूमर अब घर खरीदने के पहले कुछ स्टैटिस्टिक्स को समझ ले। अभी एक रिसेंट रिपोर्ट आई थी कि इंडिया के टॉप शहरों में पर आपका ग्रॉस इनकम क्या है, और ये ग्रॉस इनकम पूरे शहर का नहीं था। 5% सबसे अमीर लोगों का ग्रॉस इनकम क्या है, और इंडिया का जो डोमेस्टिक सेविंग रेट है वो क्या है। और अगर आप उस इनकम से, देखिए, शहर के सबसे अमीर 5% की बात हो रही है, उस पैसे से जो सेविंग आपकी मंथली हो रही है, उसको बचाते हुए अगर आप घर खरीदना चाहें तो आपको कितने साल में घर खरीद सकते हैं? कैन यू बिलीव, मुंबई में 109 साल लगेंगे, इसको गुड़गांव में 65 साल लगेंगे। मतलब कि अब 2 जनरेशन काम करे, 3 जनरेशन काम करे, तब चौथा जनरेशन घर खरीदेगा। क्या एक एवरेज कंज्यूमर को ऐसे मार्केट में घर खरीदना चाहिए? मैं कहता हूं नहीं खरीदना चाहिए। दूसरा आर्गुमेंट दिया जाएगा कि रेंट अफोर्डेबल नहीं रहेगा, तो क्या करेंगे? सबसे पहले आप एक बात समझिए, और ये बात मैं एवरेज उन इंडियंस को कह रहा हूं जो 1% क्लब में नहीं है। 1% क्लब का खेल अलग है, पूरा शहर अब उन्हीं के लिए रह गया है। आप एक बात समझें, आपको ऐसा लगता है कि शहर में आना, नौकरी करना आपकी जरूरत है, घर खरीदना आपकी जरूरत है? नहीं, वो आपकी जरूरत नहीं है। वो जरूरत उन कॉर्पोरेट्स की है जो सरकार चलाते हैं, जो सरकार को फंडिंग करते हैं। जिस दिन आपका आना बंद हो जाएगा,
उनकी मजबूरी हो जाएगी कि वो टियर 2 और 3 शहरों में अपना बिज़नेस लेकर जाएँ। और इसका मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। याद कीजिए जब मनरेगा स्टीम स्कीम आई थी यूपीए की सरकार में, कैसे इंडिया के सारे पूंजीपति कांग्रेस के खिलाफ गैंग अप हो गए थे, क्योंकि उन्हें एक ही ग्राउस था। और उस दौर में मैंने कितने इंडस्ट्रियलिस्ट का इंटरव्यू किया था, जिसमें रियल एस्टेट के जो नामी बिल्डर्स हैं, गुड़गांव के वो बिल्डर हैं जो आज पूरा शहर लेना चाह रहे हैं, सबका एक ही ग्राउस था कि देखिए ये सोशलिज्म मॉडल यहां नहीं चलेगा, हमें लेबर नहीं मिल रहा है, मतलब आपको शहर में चीप लेबर मिलता रहे। और जब मैं चीप लेबर की बात कर रहा हूं तो मैं सिर्फ मजदूर वर्ग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो रिलेटिव पॉवर्टी में हैं, जो 10 लाख तक रुपए कमाकर खुद को मिडिल क्लास समझ रहे हैं। आप भी एक कॉर्पोरेट के लिए मजदूर से ज्यादा कुछ नहीं है। और तभी आपके ये जो कॉर्पोरेट्स हैं इतने बेशर्मी से अल्फाज देते हैं, 70 घंटे काम करो, 90 घंटे काम करो, घर जाकर कितनी देर बीवी का चेहरा ताकोगे। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आप उनके लिए सिर्फ एक मजदूर हैं। तो एक कंज्यूमर को अब एक बात समझना पड़ेगा कि आप नौकरी को की आपको जरूरत नहीं है, आपकी जरूरत उन्हें है। और जिस दिन आप अपनी इस ताकत को पहचान लेंगे, माइग्रेशन कम हो जाएगा। उस दिन शहर जो है 10 शहरों तक सीमित नहीं रहेगा। उस दिन कम से कम आपको 100 शहर बनाने पड़ेंगे। मैं पूछता हूं, स्मार्ट सिटी की आपने बात की थी, 100 स्मार्ट सिटी का नाम लिया था। कोई मुझे एक स्मार्ट सिटी दिखा दे। अगर 100 स्मार्ट सिटी बने हैं तो कौन सा कोई स्मार्ट सिटी है जहां बारिश में वाटर लॉगिंग नहीं हो रही है? हर जगह अक्रॉस द कंट्री यही हो रहा है। कश्मीर में श्रीनगर से लेकर के डाउन साउथ हर अरे जगह। मैं तो शहर छोड़िए, मैं तो कहता हूं सारे एमपीज को कहा गया था एक एक गांव गोद लीजिए। क्या वो गांव जिंदगी भर गोद में ही रहेंगे या अपने पैरों पर खड़े भी होंगे? नहीं, वो जो गोद भी लिए गए हैं, जो प्राइम मिनिस्टर के कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो गांव हैं, जो स्मृति ईरानी जैसी बड़ी नेता के जो गांव हैं, उनका हाल बुरा हुआ है। उनकी रिपोर्ट आ चुकी है। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप डेवलपमेंट किसको कहते हैं? अनफॉर्चुनेटली मैं बनारस से लेकर अहमदाबाद तक मेरी बहुत सारे लोगों से बात होती है जो कहते हैं बहुत सारा डेवलपमेंट हो गया। मैं पूछता हूँ डेवलपमेंट हो गया, आप डेवलपमेंट किसको कहते हैं? कहते हैं नहीं सड़कें देखिए, हाईवे देखिए। भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के 4-5 की पैरामीटर में से एक हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इकोनॉमी, जॉब्स, अगर ये नहीं है तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया गया स्पेंडिंग वेस्ट है। क्या लॉजिक रहा होगा गडकरी साहब का जो उन्होंने जाल बिछाया है इन सड़कों का, महँगी सड़कों का, जिसमें टोल टैक्स का जो रेट है वो पेट्रोल के बराबर चल रहा है। अब कई बार आपको लगता है कि टोल टैक्स ज़्यादा दे रहे हैं, पेट्रोल से भी ज़्यादा जो आपकी गाड़ी है। कोई लॉजिक था इसके पीछे? क्या भावना रही होगी कि हमारे ये सारे जो संजाल है, ये शहरों को जोड़ेगा, लोगों को जो ढाबे पे रुक करके आसानी से कम कीमत का खाना खा लेते थे या टायर पंक्चर हो जाए तो आराम से हेल्प मिल जाती थी। जो किसी वजह से आपको रुकना पड़ जाए, किसी का जी खराब है या कुछ है, तो पेड़ के साए में रुक करके गाड़ी से उतर के मोशन सिकनेस से निजात पा लेते थे। तो वो सब कुछ ख़त्म करके ये बिल्कुल सुनसान बियाबान सड़कें जहाँ कोई किसी के लिए रुकता नहीं है और बहुत-बहुत देर तक तो कोई दूसरी कार भी नहीं गुज़रती, आप अकेले ही होते हैं रोड पर। तो ऐसी सड़कें बनाने की क्या। देखिए, वर्ल्ड ओवर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है, हाईवेज वगैरह जो बनते हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या होता है? पहला लॉजिक ये होता है कि जब शहर में सड़कों का जाल बिछाएंगे तो लॉजिस्टिक्स आसान हो जाएगा, बिजनेसेस के लिए मूवमेंट आसान हो जाएगी। क्योंकि बिजनेसेस को मूवमेंट, आप देखिए वर्ल्ड ओवर देखिएगा कि जो पोर्ट सिटीज हैं वो ज्यादा ग्रो करते हैं क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन आसान होता है। तो ये ऑन पेपर आइडिया ये होता है कि हम सड़कों का जाल बिछाएंगे, बिजनेसेस का लॉजिस्टिक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट कम होगा और पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर के साइड में बिजनेसेस आ जाएंगे जिससे जॉब्स क्रिएट होंगे, लोकल इकोनॉमी बढ़ेगी। लेकिन आपका डेवलपमेंट मॉडल इतना फ्लॉड है कि आपने जॉब और इकोनॉमी पर तो ध्यान ही नहीं दिया। दूसरी बात, आप जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन रहे हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं कितने डिलेड हैं, आप सब के सब डेट फंड से कर रहे हैं। देश पे कर्ज कितना बढ़ गया है। मोदी सरकार के आने के समय जो 50-54 लाख करोड़ का कर्ज था, आज 205 लाख करोड़ चला गया है। देश पे आप कर्ज का बोझ बढ़ा रहे हैं। तो डेवलपमेंट की जब आप बात करते हैं तो वर्ल्ड ओवर एक सवाल उठता है, डेवलपमेंट फॉर हुम एंड एट व्हाट कॉस्ट। यहां तो यही नहीं समझ में आ रहा है डेवलपमेंट किसका कराया जा रहा है और किसके कॉस्ट पे कराया जा रहा है। दूसरी बात, डेवलपमेंट के जो भी आपके दावे हैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको मैं फैक्ट्स बताता हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर में कल तक कैलकुलेशन कैसे होता था।
अगर 4 लेन हाईवे या 6 लेन हाईवे 6 किलोमीटर बन गया है तो वो 6 किलोमीटर कैलकुलेट होगा। अब नया कैलकुलेशन क्या आया है? 6 लेन है, 6 किलोमीटर 36। यस। तो आप ये मतलब कौन सा स्टैटिस्टिक्स की जगलरी कर रहे हैं? डेवलपमेंट का मॉडल फ्लॉड तब तक रहेगा जब तक आप उसको लोकल इकोनॉमी और जॉब से लिंक नहीं करेंगे। आपने कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया। आज की हालत में ये है, एक एम्प्लॉय टैक्स दे रहा है 30 से 34% के बीच में, और उसका एम्प्लॉयर प्रैक्टिकली 25% है, वो भी नहीं दे रहा है, क्योंकि यहां पे आप इनकम पे टैक्स दे रहे हैं, वहां पे वो अपने प्रॉफिट पे टैक्स दे रहा है। तो प्रैक्टिकली वो 16-18% टैक्स दे रहा है। मतलब मैं नौकरी करता हूं तो मैं जिसकी नौकरी करता हूं वो कम टैक्स दे रहा है, मैं ज्यादा टैक्स दे रहा हूं। यही है। तो वो पूरा का पूरा जो मॉडल है, उस मॉडल को रिविजिट करने की जरूरत है। प्रॉब्लम ये है कि इस सरकार में एक्सपर्ट्स की नहीं सुनी जाती है। जब तक आप एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं लेंगे, जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आपको कंट्री को डायरेक्शनलेस हो रहा है तो उसको दूर करने के लिए क्या किया जाए, सब कुछ आपने सेंट्रलाइज्ड कर दिया है, तो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम में तो फिर ऐसा ही होगा। सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है इस वक्त रियल एस्टेट के फील्ड में। बहुत सारे लोग एक्सपर्ट्स आजकल ये सलाह दे रहे हैं कि आप अभी ऐसा प्रोजेक्ट मत लें, वैसा प्रोजेक्ट मत लें। जो कंज्यूमर है, जो एक पीस खरीदने निकला है, उसके लिए क्या डूज़ एंड डोंट्स है और सतर्कता कहाँ पर उसको देखनी चाहिए। अभी जैसे एक नया एरिया खुला है यूपी में, जेवर का एयरपोर्ट है। वहाँ से पता चला है लोगों ने आस-पास बहुत महँगी ज़मीनें इन्फ्लेटेड रेट्स पे खरीद ली। अब 10 किलोमीटर तक कुछ नहीं बना सकते, ये नियम आ गया। अब वो सारी इन्फ्लेटेड ज़मीनें जो उन्होंने खरीदी थी, वो अब जो 10 लाख का लैंड पार्सल था, वो 2 लाख का भी नहीं बच रहा है। अब वहाँ पर वो क्या करेंगे? तो ये वाली जो चीज़ें हैं, अब नए मार्केट्स जो बन रहे हैं, वहीं जाता है इंसान, जो इन्वेस्टर है, वो वहीं जाता है। अगले 10 साल के लिए मुझे याद है आपने मेरे पहले पॉडकास्ट में ये बात कही थी कि एयरपोर्ट के बगल में ज़मीन खरीदने का क्या फ़ायदा है? और शायद आपका पोता कहेगा कि हाँ, बहुत दूरंदेश थे, बहुत दूरदृष्टि थी। अभी जो लोग फँस गए जेवर वाले मामले में, और ये कम से कम 7-8 साल से या 10 साल से प्रॉपर्टी डीलर्स वहाँ के चुपचाप बेच रहे थे हाइप क्रिएट करके। वर्ल्ड ओवर जो एयरपोर्ट नोटिफाइड इन्फ्लुएंस एरिया होता है, वहां पे हाइट रेस्ट्रिक्शन भी होते हैं, वहां पे नो डेवलपमेंट जोन भी होता है। लेकिन उसी जोन में जब ओपनली एडवर्टाइज करके प्लॉट्स बेचे जा रहे हैं, प्रॉपर्टी बेची जा रही है, तो रेरा क्या कर रहा है? और हालत ये हो गई है कि बहुत सारे वहां पे जो मिस सेलिंग हो रही है। मेरा ड्राइवर मुझसे कहता है कि सर, वहां पे हम लोग भी प्लॉट बेच रहे हैं, हमारे पुराने पुरखे हैं, उनकी एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी वहां पे थी, हम लोग उसको अब बेच रहे हैं। मैंने एक दिन पूछा कि क्या है फार्म हाउस की जमीन? बोला नहीं सर, आपको नहीं बेचूंगा, आपको धोखा थोड़ी ना देना है। ओह! वहां पे जितने बेचे जा रहे हैं उसमें इतनी मिस सेलिंग हो रही है, लैंड टाइटल क्लियर नहीं है। और सबसे मजेदार बात तो आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक रिसेंट जजमेंट में यह कह दिया कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन ओनरशिप का प्रूफ नहीं है। नहीं है, ये तो बड़ी भारी बात अब आप है। एक बात बताइए, मैंने जाकर जेवर में एक प्रोजेक्ट ले लिया, लैंड परचेज कर लिया। अब सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार रजिस्ट्री के बियॉन्ड देखना पड़ेगा फिजिकल पोजीशन किसके पास है, यूटिलिटी बिल्स पिछले कुछ सालों का किसके पास है, तो म्यूटेशन किसके नाम है, तो वो सारे रिकॉर्ड्स लेकर कोई और दावेदार खड़ा हो जाता है। और यही जेवर में हो रहा है। जेवर में जितने लैंड फ्रॉड्स हो रहे हैं, दूसरी बात यह है कि जेवर में लेने के पहले मैं हम सब लोगों को कहता हूं, किसी भी एयरपोर्ट के पास आपको प्रॉपर्टी लेने का फायदे क्या है? नुकसान तो बहुत है। ट्रैफिक बॉटलनेक्स वहां पे होगा, नॉइज पॉल्यूशन जो है वो हार्ट अटैक का एक मेजर वजह बनता है। वर्ल्ड ओवर ये स्टडी है। वहां पे लेने के आपको फायदे क्या हैं? तीसरी बात यह है कि जेवर आज भी हैबिटेबल कंडीशन में नहीं है। देखिए, हम अगर 3 जनरेशन आगे की प्लानिंग करके खरीद रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता ये एवरेज इंडियन की सच्चाई है। एवरेज इंडियन अपने लिए लेता है कि मैं ले रहा हूं, मुझे अगले 2-3 साल में पोजीशन मिल जाए और रहने की हालत में आ जाए। आप देखिए, जेवर का आज जो प्राइस पॉइंट है, ऑलमोस्ट नोएडा के बराबर चला गया है। अच्छा, हाँ, नोएडा के बराबर? आज नोएडा में आपको 10,000 से लेके 18,000 रुपए के एवरेज प्राइस में मिल रहा है। वहां पे भी आपको 8,000 से लेके 18,000 रुपए स्क्वायर फीट के रेट पे प्रॉपर्टी मिल रही है।
अनफॉर्चुनेटली इंडिया में रियल एस्टेट जो है वो डीप पॉकेट्स का पैसा पार्क करने का अवेन्यू बन गया है। वो समझ में आता है, लेकिन उसको देख करके एक एवरेज सैलरीड क्लास जो फंसता है, और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं कि जिन्होंने एक बार पैसा डाल दिया, उसके बाद वो पूरी तरह से वो स्टकअप हैं। आप गए वहाँ जेवर की तरफ, आपका हाँ, जाना हुआ? हाँ, प्लॉटिंग हो रही है वहाँ? प्लॉटिंग हो रही है और बहुत सारे फर्जी प्लॉटिंग हो रही है। अच्छा, बोर्ड्स लगे हैं कहीं पर कॉर्पोरेशन के या अथॉरिटी के बोर्ड्स हैं देखिए, वहाँ पर? अथॉरिटी के जो प्लॉट्स हैं, अथॉरिटी के प्लॉट्स समझ में आते हैं, लेकिन 2-200 एकड़ के जो प्राइवेट प्लॉट्स मिल रहे हैं, अच्छा, जिसकी लैंड टाइटल ये है कि वो एग्रीकल्चर लैंड है। कन्वर्जन अभी नहीं है। कन्वर्जन नहीं है। अभी किसी ने, जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, सेक्टर 135 में, नोएडा सेक्टर 135 में जाकर एक फार्म हाउस के नाम से प्लॉट ले लिया। प्लॉट लेने के बाद उनको पहला झटका ये मिला कि ये नोएडा अथॉरिटी में इसकी रजिस्ट्री नहीं होगी, तहसील में होगी। अच्छा, उसके बाद उनको पता चला कि ये रिवर बेड की जमीन है। ओह! रिवर बेड की जमीन है तो आप उस पर कंक्रीट कुछ नहीं बना सकते, वुडन स्ट्रक्चर ही खड़ा कर सकते हैं। उसके बाद उन लोगों ने वुडन स्ट्रक्चर खड़ा करके एक फार्म हाउस का शेप दिया। पहली रात पार्टी करने गए, 2 बड़े सांप निकल कर आ गए, क्योंकि रिवर बेड की जमीन है। तो इतने फ्रॉड लैंड डील्स जो हो रहे हैं, और आप कभी भी नोएडा में सेक्टर 18 से लेकर के पूरे ग्रेटर नोएडा में घूम लीजिए, आपको सड़क पे हाथ देकर गाड़ी में रोक रोक कर दिखाएंगे 40 लाख में फार्म हाउस, 50 लाख रुपए में फार्म हाउस, आप कह रहे हैं फार्म हाउसेस सड़क पे गाड़ी रोक रोक करके कर बेचे जा रहे हैं। जैसे अमरूद बेचे जाते हाँ, हैं? और ये सारे फ्रॉड हैं। मेरा सवाल यहाँ उठता है कि नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी क्या कर रही है? उससे बड़ा सवाल है, रेरा क्या कर रहा है? मैं बहुत सारे रियल एस्टेट के स्टेक होल्डर्स को सुनता हूं जो आकर ये समझाने की कोशिश करते हैं कि बड़ा फुल प्रूफ सिस्टम है, रेरा आ गया है, अब तो कोई बिल्डर कुछ चेंज ही नहीं कर सकता है। पहली बात यह है कि रेरा एक्ट ये कहता है कि कोई भी स्ट्रक्चरल चेंज करने के बाद, रेरा फाइलिंग के बाद 2/3 ऑफ बायर का कंसेंट चाहिए। ठीक है? बिल्डर के अनुसार, जब मैं बिल्डर्स को सुनता हूं तो ऐसे भी मेरे अंदर के इमोशंस कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी बड़ी स्पिरिचुअल फीलिंग आती है, कितने महान लोग हैं। कभी बचपन में जो अमर चित्र कथा पढ़कर फैंटेसी जोन में जाते थे, वो हालत हो जाती है। वो कहते हैं कि अब बिल्डर कैसे चेंज कर सकता है, 2/3 ऑफ बायर का कंसेंट चाहिए। अब आप समझिए, स्टेप बाय स्टेप आप घर खरीदते हैं तो क्या होता है। रेरा कहता है बिल्डर बायर एग्रीमेंट की कॉपी आपको मिल जाएगी 10% अपफ्रंट पेमेंट करने पे। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मैंने 10 लाख पेमेंट किया, उसके बाद मेरे सामने बिल्डर बायर एग्रीमेंट की कॉपी आती है, जिस पे लिखा होता है अगर मैं बुकिंग कैंसिल करता हूं तो मेरा 10% पैसा फोरफिट होगा, और वो 10% जो पैसा दिया है उसका 10% नहीं है, पूरे सेल्स कंसिडरेशन का है। मतलब कि एक बार मैंने पैसा दे दिया, मैं फंस गया। आप ये कह रहे हैं वो कागज़ जिसको जो बड़ा ट्रांसपेरेंसी का ध्वज है, उस कागज़ को देखने के लिए 10% आपको हाँ, अपफ्रंट दे देना है हाँ। और वो रिफंडेबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सेंटर को कई बार कहा है यूनिफॉर्म बिल्डर बायर एग्रीमेंट बनाने को, आज तक उस पर काम नहीं हुआ है। दूसरी बात, जो कहते हैं लोग सिस्टम फुल प्रूफ है, 2/3 ऑफ बायर का कंसेंट चाहिए। अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी में मैंने 10 लाख रुपए दे दिया है, उसके बाद मेरे पास बिल्डर बायर एग्रीमेंट आता है, और वो मेल पे नहीं आता है, मुझे बुलाया जाता है बिल्डर के ऑफिस में, सामने रखा जाता है, साथ में एक एडिशनल डॉक्यूमेंट और रखा जाता है, जो डॉक्यूमेंट होता है कि मैं बिल्डर को फ्यूचर एफएआर लेआउट चेंज करने का एडवांस कंसेंट दे रहा हूं। राइट, अनडेटेड होता है। तो राइट। अगर ये सिस्टम है तो आप इसमें कुछ भी बना लें। दूसरी बात, अगर कोई कहता है अथॉरिटी में सिस्टम इंप्रूव हुई है, अगर अथॉरिटी में सिस्टम इंप्रूव हुई है तो बताइए मुझे, बिल्डर आज सिंगल विंडो क्लियरेंस क्यों मांग रहे हैं? बिल्डर सिंगल विंडो क्लियरेंस इसलिए मांग रहे हैं कि 40 जगह जाकर चढ़ावा नहीं चढ़ाना पड़े, एक जगह पैसे देकर काम चल जाए। अगर बिल्डर्स को कोई डिफॉल्ट नहीं करना है, अगर उनके सारे पेपर सही हैं, तो वो इनकम टैक्स की तरफ फेसलेस अप्रूवल क्यों नहीं मांगते हैं? पहले इनकम टैक्स में यही होता था, मेरी आ गई फाइल स्क्रूटनी में, मैं ऑफिसर के पास जाता हूं, 25-50 हजार रुपए देता हूं, सब सेटल हो जाता है। अब मुझे नहीं पता होगा, अगर मैं स्क्रूटनी में मेरी फाइल है तो मेरा ऑफिसर कौन है। तो रियल एस्टेट के स्टेक होल्डर क्या इतने मासूम हैं कि वो ये नहीं जानते कि फेसलेस अप्रूवल की वो बात करें?
वो फेसलेस अप्रूवल की कभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बाद उनको जो बार-बार चेंजेस करने हैं, वो कैसे होगा? उनको सिंगल विंडो क्लियरेंस चाहिए, क्योंकि 40 जगह मैनेज करने की जगह एक जगह मैनेज करना आसान होता है। और यहीं पर मैं कहता हूं, सेंट्रलाइज्ड सिस्टम हमेशा ज्यादा करप्ट होता है। देखिए, डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम में भले आपको 40 जगह पैसे देने पड़े, थोड़े थोड़े देने होते हैं। सेंट्रलाइज्ड जब हो जाता है, तो एक आदमी बैठा है, वो जानता है कि वो जैसे चाहेगा वैसे आपसे डील कर सकता है। वहां करप्शन का लेवल बढ़ जाता है। बहुत अजीब लग रहा है कि ये बात हम लोग कितने आराम से कर रहे हैं कि 40 जगह थोड़ा-थोड़ा पैसा देना पड़ता है और ये सब रिश्वत के पैसों की बातें नहीं, हो रही हैं। पैसा देकर भी काम हो जाए तो देखिए, कुछ स्टेट ने क्या किया था, कुछ स्टेट ने, और ये ऑफ द रिकॉर्ड मुझे किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी के एक ऑफिशियल ने बताया, कुछ स्टेट ने कर दिया था कि अगर 45 दिन में एनओसी आप नहीं देंगे, तो वो डीम्ड एनओसी माना जाएगा। अब ये साहब मुझसे कहते हैं, मैंने कहा कि आप लोग कुछ कर ही नहीं सकते हैं। कहते हैं, आपको क्या लगता है, हम ब्यूरोक्रेसी में इतने साल ऐसे ही बिताए हैं? हम ठीक 44वें दिन क्वेश्चन लगाकर भेज देंगे। जवाब आएगा, मेरे पास फिर 45 दिन का विंडो है, मैं 40 दिन के बाद फिर कुछ भेज दूंगा। तो वो आपको जैसे चाहे वैसे परेशान कर सकता है। दूसरी बात, ये नेक्सस कैसे काम करता है? एक डेवलपमेंट अथॉरिटी में मान लिया मीटिंग होती है। सपोज एक मीटिंग होती है नोएडा अथॉरिटी में कि हम बुलंदशहर के आसपास न्यू नोएडा बसाएंगे। अब उस पर फाइल वर्क होगा, गवर्नमेंट के पास अप्रूवल के लिए जाएगा, सब पूरी फॉर्मेलिटी होने में 2 महीने लगेंगे। अथॉरिटी का एक ब्यूरोक्रेट अपने एक फेवरेट बिल्डर को एडवांस में बता देगा, जाओ वहां पर लैंड एक्वायर कर लो। ये पूरा का पूरा जो नेक्सस है, बाप रे बाप! ये नेक्सस तभी टूटेगा जब आप सब कुछ फेसलेस करेंगे। लेकिन मैंने आज तक एक बिल्डर को ये कहते नहीं सुना है कि हमें फेसलेस अप्रूवल चाहिए, सिंगल विंडो क्लियरेंस चाहिए। सीधी सी बात कीजिए कि आपको सेंट्रलाइज्ड करप्शन चाहिए। और सच ये बात है, बिल्डर की बात नहीं है, इस देश में एवरेज जो कैपिटलिस्ट क्लास है, एवरेज बिजनेस क्लास है, उसको सेंट्रलाइज्ड करप्शन पसंद आ रहा है। और वो हो भी गया, ये जो पुल टूट रहे हैं, ये जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ढह रहा है, उसमें एक ही बात समझ में आ रही है कि सेंट्रलाइज़ करप्शन इतना हुआ है, जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं, वो बना ही नहीं पा रही हैं, जितना पैसा उन्होंने दिया है। जब एक प्रोजेक्ट के पहले आपसे 30% 35% की डिमांड आ जाती है, तो उसके बाद तो मैं उसको भी ब्लेम, वही वाली बात है, म्युनिसिपैलिटी को ब्लेम करें या हम सिस्टम को ब्लेम करें। नहीं, नहीं, हम कंस्ट्रक्शन कंपनी को ब्लेम कर ही नहीं सकते क्योंकि ये बात सही है कि उसके पास इतना बड़ा चंक वो दे रहा है रिश्वत में, परसेंटेज इतना। पहली बात, L1 को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, तो मुझे अपना बिडिंग प्राइस ऐसे ही लो रखना है। L1 क्या मतलब? L1 क्या होता है, किसी भी टेंडर में जो लोएस्ट बिडर होता है उसको दिया जाता है। देखिए, टेंडरिंग की एक प्रोसेस होती है, पहले टेक्निकल बिड होता है। तो टेक्निकल बिड में मान लिया 5 कंपनी चुनकर आई। टेक्निकल बिड होता है कि आपका एक्सपर्टीज क्या है, आपने पहले क्या बनाया है, ये उसके बाद आप 5 शॉर्टलिस्ट हो गए। उसके बाद आपको फाइनेंशियल बिडिंग करनी है। फाइनेंशियल बिडिंग में चूंकि टेक्निकल में सब क्वालिफाई किए हुए हैं, तो L1 L2 L3 होता है, लोएस्ट बिडर कौन है। अगर लोएस्ट बिडर L1 मना कर देगा तब L2 को जाएगा। तो लोएस्ट बिडर मैं पहले ही से हूं, क्योंकि मुझे प्राइस में कॉम्पीट करना है। उसके बाद मेरे पास डिमांड आएगी कि आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, तो वो पूल नहीं टूटेगा, तो क्या होगा? और सबसे बड़ी बात इसमें, आज तक आप बताइए कौन से पुल गिरने पे 1970 से अभी तक कितने पुल गिरे हैं? और मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, हर सरकार में गिरे हैं। इतने पुल गिरे हैं, इतने फ्लाईओवर गिरे हैं, आज तक किसको सजा हुई है? क्या आपने एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट किया है कि उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर L1 में भी हो और उसको लगे कि इस प्राइस पे नहीं कर पाऊंगा, वो हाथ खींच ले, वो जाने कि नहीं तो मैं जेल चला जाऊंगा? वो जानता है कि इस सिस्टम में क्या होगा, कोर्ट में केस जाएगा, 20 साल 25 साल केस चलेगा। मैं लॉयर्स के बीच में बैठता हूं, ऐसे ऐसे केसेस आते हैं जहां लॉयर कहता है कि अरे आप निश्चिंत रहो, कुछ नहीं होगा, और मैं उसके जाने के बाद लॉयर से कहता हूं ओपन एंड शट केस सही है, क्योंकि मैं लॉ जानता हूं। लॉयर कहता है आपने इस आदमी को देखा है, इसकी कितने दिन की जिंदगी है, 20 साल की? ऐसे केस नीचे से ऊपर तक मैं 25 साल खींच सकता हूं। हमारे यहां फास्ट ट्रैक कोर्ट भी तो नहीं है। तो आप सिस्टम जो है वो पूरे के पूरे प्रोसेस का हिस्सा बन गया है। अब तो ऐसा लगता है कि कोई हमसे पैसे लेकर भी काम कर दे तो बड़ा शरीफ आदमी है, ईमानदार आदमी है। हम एक ऐसे समाज में आ गए हैं जहां की अनफॉर्चुनेटली
और ये मेरे पर बीतती है इसलिए मैं जानता हूं। अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं, अगर आप स्टैंड लेते हैं, अगर आप गलत के खिलाफ खड़े होते हैं, तो आपके आसपास कोई साथ नहीं देता है। सबकी नजर में ये बेवकूफ आदमी है, इसको आदत है सबसे जाकर भिड़ जाने की। और अगर आप करप्ट प्रैक्टिसेस से बहुत पैसे कमा लेते हैं, तो फिर बड़ा टैक्टफुल आदमी है, बहुत समझदार आदमी है। जब समाज का ही माइंडसेट ऐसा है, तो हम सिर्फ पॉलिटिकल क्लास को और ब्यूरोक्रेट्स को क्यों दोष दें? हमारे यहां तारीफ उसकी होती है जो बहुत किसी भी तरीके से फेयर फाउल किसी तरीके से पैसे कमाकर सोसाइटी में रिच है। अगर आप कहीं भी एथिकल ग्राउंड पे स्टैंड लेकर देखें, कितने लोग आपके साथ खड़े होते हैं। मैं रियल एस्टेट के जर्नलिस्ट की बात करता हूं कि वो बिल्डर के यहां बैठकर मेरे बारे में बात करते हैं कि अरे वो पता नहीं खुद को क्या समझता है, जहां जाता है निगेटिविटी स्प्रेड करता है। मैं कहता हूं अगर सत्ता से, अगर बिल्डर से सवाल पूछना, उनकी गलतियों को पॉइंट आउट करना निगेटिविटी है, तो मैं बहुत प्राउड फील करता हूं कि मैं निगेटिव इंसान हूं। ये लोग ये नहीं जानते कि जो लोग अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई जमा करके, कहीं से उधार लेकर के, वो पैसा लगाते हैं कि चलो हमें अब 2.5 साल में, 3 साल में मिल जाएगा, मकान मिल जाएगा और हम किराए से मुक्त हो जाएँगे। वो उस समय किराया भी दे रहे होते हैं और जो उन्होंने फाइनेंस कराया है, उसकी किस्त भी दे रहे होते हैं। डबल-डबल ये ईएमआईज़ उनकी जा रही होती हैं और इसके बावजूद उनको कुछ नहीं मिलता और ऐसे लोगों के लिए आप जब आवाज़ बुलंद करते हैं, तो ज़ाहिर है बिल्डर भी और जो सरकारी लोग हैं, जो इस नेक्सस में साथ में हैं और जो मीडिया है, जो ये रोज़ी पिक्चर बना कर के देता है उस बिल्डर की, ये सब लोग आपको दुश्मन समझते होंगे। ये मगर ये बहुत क्या कहूँ हाय लेने वाला है, लोगों की हाय लेने वाला काम कर रहे हैं वो लोग कि एक इंसान के सारे सपने, सारा आगे की प्लानिंग, सारा उसका फ्यूचर तो इंडिया में 99% लोग जो हैं, वो हेविली बोरोड हैं घर खरीदने के लिए। मुश्किल से 1% लोग हैं जिनके पास इतना पैसा है कि वो अपने पैसे से घर खरीद रहे हैं। और उसके बाद पहली बात, उनको घर मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा तो किस हालत में मिलेगा? एमिनिटीज जो प्रॉमिस की गई है वो मिलेगी या नहीं मिलेगी? कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जो प्रॉमिस किया गया है मिलेगा या नहीं मिलेगा? मुंबई में एक बिल्डर जिनकी पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं, उनके प्रोजेक्ट में एक एक्टिविस्ट जाता है, 2 रूम की दीवारों के बीच हाथ मारकर तोड़ देता है, कार्डबोर्ड की दीवार है। और बदले में क्या होता है, उस एक्टिविस्ट के ऊपर 100 करोड़ का डिफेमेशन का केस डाल दिया जाता है। बिल्डर भी जानता है डिफेमेशन केस सस्टेन नहीं हो सकता, लेकिन बिल्डर माइंडसेट क्या है? मैं तुम्हें परेशान करूंगा, कोर्ट में खींचूंगा, तुम्हारे पैसे खर्च करूंगा। एक बिल्डर ने टाइम से, और ये मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरे साथ भी एग्जांपल्स हैं कि टाइम से डिलीवर नहीं किया है, प्रॉमिस्ड एमिनिटीज नहीं दी हैं, जितनी चीजें कही गई थी नहीं दी हैं, सब तरफ से डिफॉल्टर है, लेकिन आप उसके खिलाफ कुछ बोलिए, आपको डिफेमेशन में खींच रहा है। तो हम ऐसे समाज में रहते हैं जिस समाज में अनफॉर्चुनेटली तारीफ उसकी होती है जिसके पास पैसे हैं, उसको बहुत टैक्टफुल कहा जाता है, उसको बहुत समझदार कहा जाता है। और जो स्टैंड लेता है, जो गलत के खिलाफ खड़ा हो जाता है, जो कहता है नहीं मैं समझौता नहीं करूंगा, वो पूरी दुनिया की नजरों में बेवकूफ होता है। और यही माइंडसेट है जिस माइंडसेट की वजह से कभी पुल टूटता है, कभी फ्लाईओवर टूटता है। कितनी बार पब्लिक सड़कों पे आई है कि हमारा पुल क्यों टूटा, हमारा फ्लाईओवर क्यों टूटा। कभी यहां नहीं। तो उल्टा मीडिया में क्या नैरेटिव दिया जाता है, पब्लिक को ब्लेम किया जाता है कि इतने सारे लोग एक साथ पुल पे चढ़े क्यों थे। मोरबी मोरबी, मतलब कि पुल टूटा, सिस्टम की गलती नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर की गलती नहीं है, पब्लिक की गलती है कि आप इतने सारे लोग क्यों चढ़े थे वहां पे। मुझे याद है सुधीर चौधरी ने पूरा एक प्रोग्राम किया था इसी पर कि हम हिंदुस्तानी बहुत जाहिल गंवार होते हैं, हम इतने सारे पुल पर पहुँच क्यों गए? अनफॉर्चुनेटली कल तक मुझे लगता था कुछ पत्रकार जो ऐसे हैं, लेकिन जिस तरह से ऑल्टरनेटिव मीडिया के जर्नलिस्ट को मैं देख रहा हूं, और जो लोग नहीं भी बिके हैं, मुझे लगता है कि मौका आने पे, तभी मैं कहता हूं कि मैं डरता हूं, मौका आने पे वो जाएंगे। मुझे वजह बताता हूं। एक सेक्शन है जिसको गोदी मीडिया कहा जा रहा है, वो हर दिन सरकार बचाओ अभियान में लगा हुआ है। हुँ। दूसरी तरफ जो सेक्शन है, क्या वो वैकल्पिक मीडिया की पत्रकारिता कर रहा है? वो हर दिन सरकार गिराओ पत्रकारिता कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको इस खेमे में जगह नहीं मिली है, तो वो दूसरे खेमे में जाना चाह रहा है। और उसका फायदा किसको मिल रहा है? आपको लगता है जो लोग सुबह शाम नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभियान चला रहे हैं मीडिया, वैकल्पिक मीडिया के नाम पे, वो नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं? वो नरेंद्र मोदी की ताकत हैं? देखिए, हमेशा याद रखिएगा,
रिवर्स पोलराइजेशन जो आप कर रहे हैं ना, वो उस पोलराइजेशन की ताकत है। आपने अभी जो नाम लिया, उस तरह के जर्नलिस्ट को जस्टिफिकेशन मिलता है कि देखो वो क्या कर रहे हैं। उनकी वो कमजोर तब पड़ेंगे जब आप एक स्वस्थ पत्रकारिता करेंगे, जब आप मुद्दों पे बात करेंगे, जब आप सच को सच कहेंगे, जब आप कहेंगे कि कांग्रेस को सत्ता से बाहर हुई है लेकिन कांग्रेस अपनी गलतियों से नहीं सीख रही है। एग्ज़ैक्टली। जब आप कहेंगे कि कांग्रेस को कुछ लोग हवा में चढ़ाते हैं कि आप महाराष्ट्र जीत रहे हैं, हरियाणा जीत रहे हैं और वो कैलस हो जाते हैं। ये पत्रकारिता कोई नहीं कर रहा है और यही वजह है कि जो रिवर्स पोलराइजेशन चल रहा है, वो इस पोलराइजेशन की ताकत है और उसमें भी हिपोक्रेसी इतनी है। ऐसे-ऐसे जर्नलिस्ट हैं, करोड़ों के पैकेज पे थे। मोदी सरकार आने के बाद वो मेन स्ट्रीम या लेगेसी मीडिया जो भी आप कहें उससे बाहर हुए। अपनी दुःख भरी कहानी बताएँगे कि हमें बच्चों को पढ़ाना है, हमारे पास घर चलाना है, ये करना है। मुझसे मेरा एक जूनियर है किसी टीवी चैनल में, वो कहता है सर मेरी सैलरी सिर्फ़ 1 लाख रुपए है। अगर मैं आज बेरोज़गार हो गया तो 2-3 साल क्या मेरे घर नहीं चलेंगे? ये लोग इतनी सैलरी के बाद भी ये जो बात कर रहे हैं और अनफॉर्च्यूनेटली ना सबको एक अपना दुखड़ा रोने की आदत हो गई है। इस देश में अब स्वस्थ पत्रकारिता नहीं बची है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। मैं वैकल्पिक मीडिया के जो चेहरे बने हैं, जो पोस्टर बॉय बने हैं, मैं उनको नहीं मानता हूं कि बहुत स्वस्थ पत्रकारिता कर रहे हैं और उनको भी सोचना चाहिए। वो जब उनसे पूछा जाएगा, वो कहेंगे, मैं बैलेंसवादी नहीं हूं। भाई पत्रकारिता ही बैलेंस करने का नाम है। पत्रकारिता किसी एक खेमे में चले जाने का नाम नहीं है। एक बात और है कि वैकल्पिक मीडिया ने विपक्ष जिसे जो आज का विपक्ष है, उसके नेताओं के किसी भी मामले को कभी उठाया ही नहीं। मतलब उनमें क्या कमी है? वो क्या गलत कर रहे हैं? इत और ये एकदम सपाट है बिल्कुल कि आप सिर्फ़ मोदी बैशिंग कर लीजिए या आप ये बता दीजिए कि जनता में के स्तर पे क्या-क्या परेशानियाँ हैं। विपक्ष का नेता कुछ गलत कर सकता है या निकम्मा है या घर से नहीं निकल रहा है या आराम तलब है या काहिल है, इस पर कोई बात नहीं है। कोई अल्टरनेट विज़न क्या है? अगर मोदी नहीं तो जो अल्टरनेट विज़न वाले लोग हैं वो कहाँ हैं? कुछ भी नहीं है। आपने बहुत सही मुद्दा उठाया है कि देखिए, मैं भी कोई बहुत प्रो नरेंद्र मोदी बात नहीं करता हूं। मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार फेलियर रही है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं कांग्रेस को जाकर ग्लोरीफाई करूं। मैं हमेशा एक सवाल उठाता हूं कि कांग्रेस अपनी गलतियों से क्यों नहीं सीख रही है इस देश में। और मेरा कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। मैं कहता हूं कांग्रेस की जरूरत इस देश में इसलिए है कि वो विपक्ष की मेन पार्टी है और इस देश में किसी भी लोकतंत्र में विपक्ष की जरूरत होती है। एक मजबूत विपक्ष चाहिए। आज हालत यह है कि कांग्रेस में, और यह बात मैं जानता हूं कि मैं जब कह रहा हूं, बहुत सारे यूपी कांग्रेस के लीडर्स मेरे पर्सनल दोस्त भी हैं। कांग्रेस में जो लोग मास लीडर बनने का भी दम रखते हैं, और जिसमें मैं एक नाम भी ले सकता हूं, कन्हैया कुमार, आज ये लोग क्या कर रहे हैं? क्या ये जमीन पर जाकर के ग्रास रूट लेवल पर काम कर रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस में बड़ा नेता दिखने का सिर्फ एक क्राइटेरिया है कि आप राहुल गांधी के आसपास घूम रहे हैं या नहीं, आप राहुल गांधी की कोठरी में हैं या नहीं। यही फर्क है आज के कांग्रेस में और जवाहरलाल नेहरू के कांग्रेस में। नेहरू के कांग्रेस के समय आप याद कीजिए कितने स्टालवर्ट्स थे, हर स्टेट में स्टालवर्ट्स थे। के कामराज का नाम आता है, के कामराज जैसे स्टालवर्ट्स थे। ऐसे ही, और ऐसा नहीं है कि पोटेंशियल नहीं है, चाहे हरियाणा में सुरजेवाला हो या बिहार में कन्हैया कुमार हो, लेकिन सबका फोकस बड़ा सिंपल हो गया है, हमें राहुल गांधी के आसपास दिखना है। मैं तो हमेशा कहता हूं कि कांग्रेस को सबसे पहले मोदी से निपटने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस को सबसे पहले निपटने की जरूरत है जो उनके यहां स्लीपर सेल बने हुए हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के। और ये बात जो आप कह रहे हैं, ये बात और लोग भी और मेहमान जो आए हैं, ऑफ द रिकॉर्ड वो ये बातें कर रहे हैं कि उनके इर्द-गिर्द जो लोग हैं, वो होने नहीं देंगे। एक बड़ी एक मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, प्रवक्ता का जो काम है, उसके लिए इतना पैसा चल रहा है और इलेक्शन में जो जो हारना है, जिसमें तय है कि हारना है, उस टिकट के लिए कितना पैसा चल रहा है। हाँ, और वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से का मामला नहीं है, वो सब दूसरे लोग हैं, जो इर्द-गिर्द के लोग हैं, जो 2-3 बार अगर दिख जाते हैं और अपनी सेल्फी लगा लेते हैं, उसके बाद वो अर्निंग उनकी शुरू हो जाती है। एक तो ये है। इसके अलावा जो एक ये बात भी सामने आ रही है कि इस समय कांग्रेस या और कोई विपक्ष सत्ता स्थानांतरण हो जाए या ये कह लीजिए सत्ता उनके हाथ में आ जाए, इसमें ज़्यादा उनकी दिलचस्पी नहीं है।
वो ये सोचते हैं कि ये जो मलबा है, जो मोदी जी का 12 साल का, 15 साल का हो जाएगा, ये जो मलबा है, ये यही निपटाएँ, हमें तो अच्छा एक बस विपक्ष की भूमिका निभाते रहना है। तो वो लोग इसमें इस मूड में भी नहीं हैं कि हमें सत्ता अपने पास हासिल करके इसको चीज़ों को इम्प्रूव करना है। कांग्रेस की आयरनी ये है कि कांग्रेस में बीजेपी के स्लीपर सेल भरे पड़े हैं और जब तक उनको कहा जाता है करीब बने रहो, कोटरी के वो बने रहते हैं, जहां कहा जाता है वो विरोध में आ जाते हैं। शशि थरूर का एग्जाम्पल सबके सामने है। इसके पहले भी कई ऐसे मौके आए हैं। तो मेरा मानना है कि कांग्रेस की असल दुश्मनी बीजेपी से नहीं है, रीजनल पार्टी से नहीं है। उनको अपनी पार्टी को क्लीन अप करना है। अनफॉर्चुनेटली देखिए, प्रमुख विपक्षी पार्टी और मीडिया दोनों ही किसी भी लोकतंत्र में परमानेंट अपोजिशन होते हैं। यहां पे समस्या यह है कि जो पत्रकार अपने को न्यूट्रल कहते हैं, जो वैकल्पिक मीडिया के साथ खड़े हैं और सत्ता के से सवाल पूछ रहे हैं, वो भी कांग्रेस के खेमे में दिन रात दिखना चाहते हैं। वो भी ये देखना चाहते हैं कि हम इस खेमे के पत्रकार हैं। और यही वजह है कि वो लोग इतना गलत नैरेटिव चलाते हैं। याद कीजिए, महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव के पहले ये सारे पत्रकार क्या बोल रहे थे? आप श्योर शॉट जीत रहे हो। किसी ने भी ये सवाल उठाया था कि दोनों जगह, हालांकि चुनाव में जो धांधली हुई नहीं हुई वो एक अलग बहस का मुद्दा है, और जो डाटा निकलकर महाराष्ट्र से आया है उससे दिखता है कि कुछ गड़बड़ हुई है। लेकिन ये भी सच है कि महाराष्ट्र में और हरियाणा में कांग्रेस की इनफाइटिंग जिम्मेदार है। ये हाँ। बात कोई नहीं बोलने को तैयार है ऑन हरियाणा में रिकॉर्ड। तो बिल्कुल साफ है, हर आदमी अपनी-अपनी डपली हाँ, बजा रहा तो था। सवाल ये उठता है कि आप अगर स्वस्थ पत्रकारिता की बात करते हैं, वैकल्पिक पत्रकारिता की बात करते हैं, तो आप दोनों साइड से सवाल पूछिए। आपके लिए सत्ता और विपक्ष में कोई फर्क, इतना ही फर्क होना चाहिए कि विपक्ष से हम सवाल पूछेंगे सिर्फ उनकी जो राजनीतिक गफलत है उस पे, और सत्ता से हम राजनीतिक गफलत के साथ-साथ पॉलिसी पे भी सवाल पूछेंगे, इकोनॉमी पे भी सवाल पूछेंगे। लेकिन यहां पे क्या चल रहा है, अब नया जोक तो ये है कि समाज में आप कहीं कह दीजिए कि मैं पत्रकार हूं, तो लोग पूछ देंगे कौन सी पार्टी के। हर पत्रकार किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता बना बैठा हुआ है। तो ये एक प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम मैं देख रहा हूं बिहार में भी कांग्रेस बहुत जगहों पे स्ट्रेटजिक गलती कर रही है। रवि, आम आदमी पार्टी दिल्ली से गई है और बहुत कुछ हो रहा है दिल्ली में, जैसे झुग्गियाँ हटाई जा रही हैं, बुलडोज़र्स चल रहे हैं वगैरह-वगैरह। आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली गरीब विहीन की जा सकती है? क्या ये प्रैक्टिकल है? और ये जो सर्विस प्रोवाइडिंग क्लास था हमारा, जो झुग्गियों में रह रहा था, आपसे बहुत कुछ माँग नहीं रहा था, लेकिन फिर भी आपको सर्व कर रहा था। इसको इससे सैनिटाइज़ करके दिल्ली सर्वाइव करेगी, एक इतनी बड़ी कैपिटल? मेरा अपना मानना है दिल्ली की बात नहीं है, सारे बड़े शहर पूरी तरह से एलिट क्लास के लिए तैयार किया जा रहा है। सारे बड़े शहरों से गरीबों को फोर्स किया जा रहा है कि वो बाहर जाएं। एक सोशल इम्बैलेंस एक एस्पेक्ट है। दूसरा, आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कॉस्ट बढ़ेगा। तीसरा ये होगा कि जो एक एवरेज सैलरीड क्लास आकर यहाँ रहता था, आज कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस बहुत मेजर है। देखिए, आप कहेंगे कि किसी की अगर मान लिया 50 लाख रुपए की सैलरी है, तो 50 लाख का पैकेज बहुत अच्छी सैलरी मानी जाएगी। मैं ऐसे एक नहीं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनकी सैलरी पैकेज 50 लाख का है। टैक्स वगैरह सब काट करके 3 लाख रुपए के आसपास कैश इन हैंड मिल रहा है। और वो जो 3 लाख रुपए कैश इन हैंड है, अगर गलती से एक घर खरीद लिया और 1.5 लाख रुपए की ईएमआई दे रहे हैं, 2 बच्चे हैं, 40,000 रुपए बच्चों की एजुकेशन फीस जा रही है, वो क्लास के पास भी कंजम्पशन के लिए पैसा नहीं बचता है। तभी मैं कह रहा हूं इंडिया में मिडिल क्लास खत्म हो चुका है। हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी है, रिलेटिव पॉवर्टी है, और फिर सीधा रिच क्लास है। और ये मुझे लगता है दिल्ली में जो हो रहा है, इसकी तैयारी बहुत पहले से चल रही थी, और इसके लिए जिम्मेदार बीजेपी के साथ साथ केजरीवाल भी हैं। क्योंकि शीला दीक्षित के टाइम में जो फ्लैट्स गरीबों के लिए बनाए गए थे नरेला वगैरह में, आज तक आम आदमी पार्टी ने वो हैंडओवर क्यों नहीं किया? बुरा हाल है, वो खड़े-खड़े ऐसे ही जर्जर हो रहे हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए, एक पार्टी है जिसको गरीबों को यहां से हटाने में, कॉर्पोरेट्स को जमीन देने में फायदा है। एक पार्टी थी जिसको झुग्गी बसाए रखने में फायदा था। प्रॉब्लम यह है इस देश में, जो कॉर्पोरेट्स के खिलाफ दिखने वाली पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको गरीबी हटाने से मतलब नहीं है। उनको ज्यादा पैसा खर्च करना है गरीबों को यह एहसास करवाने में,
तुम गरीब हो उनकी वजह से हो। सबको अपने वोट बैंक की चिंता है। शीला दीक्षित के टाइम के वो मकान जो गरीबों के लिए मिले थे, जनता फ्लैट्स बने थे, वो हैंडओवर क्यों नहीं किए गए? वो बिल्कुल तैयार फ्लैट्स हैं। वो हैंडओवर नहीं किए गए। पहले तो आम आदमी पार्टी को लगा कि इमीडिएटली कर दिया तो ये क्रेडिट पूरा शीला दीक्षित को मिल जाएगा, कांग्रेस को मिल जाएगा। उसके बाद से दूसरा खेल शुरू हो गया। उसके बाद से सेंटर और स्टेट की लड़ाई शुरू हो गई। तो वो सब ऐसे ही के रखे रह गए। मेरा मानना है कि देखिए, शहर में झुग्गी नहीं होनी चाहिए। मैं भी कहता हूं शहर में झुग्गी नहीं होनी चाहिए, लेकिन झुग्गी नहीं होनी चाहिए और गरीब नहीं होने चाहिए, दोनों में फर्क है। बेशक। दुनिया के बहुत सारे शहरों ने गरीबों के लिए सोशल हाउसिंग बसाया है। ऐसा नहीं है कि हर ग्लोबल सिटीज में हर कोई कैपिटलिस्ट है, अमीर है, लेकिन वहां पे सोशल हाउसिंग का कॉन्सेप्ट है। बल्कि सोशल हाउसिंग में ज़्यादा अकोमोडेशन हो सकती है, क्योंकि जो झुग्गियाँ होती हैं वो तो हॉरिज़ॉन्टल होती हैं। आप सोशल हाउसिंग में गरीब के लिए जो फ्लैट्स बनाते हैं तो आप उसको हाई राइज़ बना सकते हैं और एक सलीके का कॉलोनी बना कर के उनको दे सकते हैं। आपको अभी का जो क्राइसिस देखिए, ये बुलडोज़र चलना मुसलमानों पे शुरू हुआ था। सब लोग चुप थे, सबको लगता था ये इनके इनकी परेशानी है। अभी सब पर चल रहे हैं और वो लोग जो जिन्होंने ₹1200 और ₹1500 वोट डालने से पहले लिए थे, वो तो बेचारे कहने की स्थिति में भी नहीं है। अब टीवी पे रोज़ आ रहा है कि हमें इतने पैसे दिए गए थे, हमने पैसा डाल कर लेकर के वोट डाला है, अब हम क कहने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में ये जनता कहाँ एब्ज़ॉर्ब होगी? ये इसका बफर ज़ोन है कोई हमारे पास? अल्टीमेटली ये सारे झुग्गी हटाकर अदानी सिटी, अंबानी सिटी बनेगा और उसके आउटस्कर्ट्स पे कहीं फिर से दूसरा झुग्गी बसेगा। अल्टीमेटली यही होगा। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? धारावी का जो प्लान है मुंबई में, क्या धारावी रीडेवलपमेंट के बाद झुग्गी बसनी बंद हो जाएगी? ऐसा नहीं होगा। पलावा साइड में बसना शुरू हो जाएगा। उसकी वजह बताता हूं क्यों है। आप धारावी, मुझे नहीं पता आप धारावी में कितनी बार गई हैं, कितना घूमा है। मैं धारावी को काफी करीब से जानता हूं। मैं धारावी के बीच में मैंने बहुत रिपोर्टिंग की है, बहुत लोगों से मिला हूं। ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनकी पूरी रोजी रोटी वहां से चल रही है। देखिए, 8 बाई 8 के अपार्टमेंट में छोटे से क्लस्टर में रह रहे हैं। 8 बाई 8 के क्लस्टर में ही उनका बाथरूम भी है, सब है। उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप दुनिया को दिखा रहे हैं हम फ्लैट बनाकर दे देंगे, लेकिन उनके साथ जो उनका एम्प्लॉयमेंट जुड़ा है वो कहां जाएगा? कल को वो उसको बेचेंगे, कहीं और 10 किलोमीटर आगे जाकर झुग्गी बसाएंगे। सबसे बड़ी बात है, हमारी पॉलिसीज में जब तक एम्प्लॉयमेंट पे फोकस नहीं होगा और बहुत अच्छी डाउन ट्रॉडन के एम्प्लॉयमेंट पे फोकस नहीं होगा, झुग्गी बसता ही रहेगा। बहुत ज़रूरी बात आपने कही। ये बात सही है, वो सिर्फ़ वहाँ रह नहीं रहे थे, वो अपना छोटा-सा कुटीर काम भी कर रहे थे वहाँ पर। और सच तो ये है कि मुंबई की इकोनॉमी में धारावी का एक बहुत बड़ा रोल है। कोई इसको ऑफिशियली एडमिट नहीं करेगा, धारावी का एक बहुत बड़ा रोल है। छोटा-छोटा 8 बाई 8, 6 बाई 6 का क्लस्टर लेकर बैठा है, वो वहाँ पे अपना जूट का बिज़नेस कर रहा है, चमड़े का बिज़नेस कर रहा है। आप उनका बिज़नेस छीन लेंगे, तो वो कहाँ जाएगा? वो 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर आगे जाएगा और जब वो आगे जाएगा, कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको वोट बैंक बनाने के लिए पैट्रोनाइज़ भी कर देगी। तो आपको शहर में झुग्गी नहीं होनी चाहिए, लेकिन शहर में झुग्गी नहीं होनी चाहिए और शहर में गरीब ही नहीं होने चाहिए, दोनों में फ़र्क होता है। मुंबई, दिल्ली के लोग अपने गरीबों के साथ कभी नहीं खड़े होते। कभी नहीं देखा गया कि कोई झुग्गी तोड़ी जा रही हो, कोई धारावी तोड़ी जा रही हो और उस शहर का अमीर या मिडल क्लास, आप तो कह रहे हैं मिडल क्लास है ही नहीं, लेकिन जो भी क्लास है, जिसके पास अपना मकान है और 2 वक़्त की रोटी लायक रोज़गार है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं और व सर्विस प्रोवाइडर इन्हीं झुग्गियों से आ रहा है, वो उनके लिए कभी नहीं खड़े होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 वक़्त का वो खाना दे देंगे उनको, कुछ पैसे दे देंगे कि भाई जाओ अब मेरा पीछा छोड़ो। इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है अपने इस क्लास के लिए जिसकी सर्विसेज़ वो ले रहे हैं। नहीं, अब तो वो भी नहीं रहा कि वो कुछ पैसे दे देंगे, 2 वक़्त का खाना दे देंगे, क्योंकि पूरा का पूरा समाज धर्म के नाम पर बँट गया है। गरीब तबके में देखिए, कई चीज़ों में कहा जाता है कि मुस्लिम्स में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। मैं पूछता हूँ क्यों है? क्योंकि इस कौम के पास सबसे ज़्यादा गरीबी है। ज़्यादातर जो झुग्गी तोड़े जा रहे हैं, आप देखिएगा कम से कम 30-40% आपको मुस्लिम्स मिल जाएँगे, क्योंकि उनकी गरीबी बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद आप उन गरीबों को धर्म के आधार पे देखेंगे। मैं देखता हूँ आम तौर पे, आप देखिए हम लोग हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं, रोहिंग्या मुसलमान है, तो बांग्लादेशी है और क्या कहा जाएगा? ममता बनर्जी उनको बसा रही है। आप कहेंगे दिल्ली में केजरीवाल उनको बसा रहा है।
मुझे कोई एक मोटी सी बात का जवाब दे दे, अगर विदेशी मुस्लिम्स देश में इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं तो इंटरनेशनल बॉर्डर से कर रहे हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर क्या स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हाथ में है। अगर ममता बनर्जी कर भी रही हैं तो वो उस मौके का फायदा उठा रही हैं, हो सेंटर से रहा है। देखिए, आप एक बात समझिए, अभी ट्रंप ने जो इंडियंस के साथ किया, इलीगल इमिग्रेंट्स के नाम पे पैरों में बेड़ियां डालकर अमृतसर एयरपोर्ट पे पहुंचाया, क्या ट्रंप के पहले के यूएस प्रेसिडेंट्स को नहीं पता था इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं? क्या इंडिया में लोगों को नहीं पता है कि रोहिंग्या मुस्लिम्स यहां बस रहे हैं? एक्चुअली होता क्या है कि हर सरकार पॉलिटिकल स्लोगन में खिलाफ बोलती है, लेकिन उसका फायदा उठाती है, और मैं बताता हूं कैसे। वेस्ट बंगाल में मैं रहा हूं, मैंने वहां पे ईटीवी बांग्ला वगैरह भी लॉन्च किया था, उस दौर में भी था। जो एक एलिट क्लास होता है ना, वो छोटा काम नहीं करता है। आप एक जाकर बंगाल में रहने वाले किसी को कहेंगे कि आप 6,000 की सैलरी पे काम कर लो, वो नहीं करेगा, लेकिन एक इलीगल इमिग्रेंट कर देगा। तो हर गवर्नमेंट को ये सूट करता है कि पॉलिटिकल नैरेटिव में बोलो, लेकिन उसका फायदा उठाओ। अमेरिका ने भी यही किया है। अमेरिका को भी पता था इलीगल इमिग्रेंट्स थे, ट्रंप ने उसको एक दूसरे लेवल पर पहुंचा दिया। तो ये कहना कि झुग्गी के लिए लोग खड़े हो जाएं, लोग नहीं खड़े होंगे। ये देश पूरी तरह से आज हिंदू मुसलमान के नैरेटिव में बट गया है। धारावी में तो हर तरह के हिंदुस्तानी गरीब वहाँ मौजूद हैं। वहाँ ये नहीं है कि सिर्फ़ मुसलमान हैं, वहाँ साउथ इंडिया के लोग भी हैं, वहाँ यूपी बिहार के लोग भी हैं और भी हैं, उन सब में मुसलमान भी होंगे। लेकिन धारावी के लिए भी मैंने नहीं देखा कि वहाँ की जो सिविल सोसाइटी है, वो खड़ी हुई होती और कुछ करती। तो ये सिविल सोसाइटी जो पहले होती थी या कोई तो आपस में किसी तरह का तो रिश्ता होगा इन नहीं, गरीबों के साथ। आप सिविल सोसाइटी अब आप किसको कहेंगे? क्या आप अन्ना हजारे को सिविल सोसाइटी मानती थी? अरे नहीं। सिविल सोसाइटी के नाम पे जो लोग भी खड़े हुए हैं, सब के सब तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल डिवाइड में आज बटे हुए हैं। सिटीजन्स राइट्स मूवमेंट जो थे, पीयूसीएल था और भी अब वो ऑर्गेनाइजेशंस ही नहीं बचे ना। हाँ, उनको सिस्टमैटिकली खत्म कर दिया गया है। आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा एक पैन इंडिया प्रेजेंस का सिविल सोसाइटी बचा है। कोई नहीं बचा है, क्योंकि और उसमें गलती उनकी भी है। आप एक बात बताइए, जब सिविल सोसाइटी के नाम पे कुछ लोग विवेकानंद फाउंडेशन से निकल करके यहां पे पॉलिटिकल पार्टी का ख्वाब देख रहे थे, तो जितने मेधा पाटकर से लेकर के मुंबई के एक जो थे मयंक, क्या नाम था, ये सब, मयंक गांधी, क्या इन लोगों को ये नहीं दिख रहा था कि ये खेल क्या चल रहा है? आप याद कीजिए, उस दौर में मैं खुलकर बोलता था कि ये पूरा का पूरा एकदम एक गेम प्लान का हिस्सा है। मुझे पूरी तरह से याद है और आपने कहा था यू आर वेरी बिटर अबाउट इट कि ये लोग ओपनली आकर के कांग्रेस का विरोध करें, ये लोग प्रॉक्सी बना करके आ रहे हैं। उस समय हुआ ये था कि जितने सिविल सोसाइटी वाले थे, जितने लेफ्ट विंग के जर्नलिस्ट थे, अगर मैं एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट होकर वो देख रहा था कि कैसे विवेकानंद फाउंडेशन में गेम प्लान चल रहा था, कैसे विनोद राय से लेकर के कोई अटॉर्नी जनरल कह देता है कि साहब को बिरयानी खिलाई जा रही है, बाद में कह देता है झूठ बोला था, आज राज्यसभा में पहुंच गए, तो ये सब जब मैं एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के तौर पर देख रहा था, तो क्या हमारी सिविल सोसाइटी के लोग जो न्यूट्रल जर्नलिस्ट थे वो नहीं देख रहे थे? अनफॉर्चुनेटली वो उसमें अपनी राजनीति तलाश रहे थे कि शायद हमें इधर जगह मिल जाए। और अक्सर लोग मुझसे बिहार के कॉन्टेक्स्ट में भी कहते हैं कि अच्छा ये पार्टी इसकी प्रॉक्सी है, इसकी बी टीम है। मैं कहता हूं देखो, राजनीति में बी टीम कुछ नहीं होता है, क्योंकि जो बी टीम बनकर आता है, मौका लगने पर वो ए टीम पर हावी हो जाता है। दिल्ली में केजरीवाल ने यही किया, बिहार में भी प्रशांत किशोर मुझे वही करते दिखते हैं। तो यहां बी टीम कोई नहीं होता है, जिसको मौका मिलता है वो खुद को ए टीम बना लेना चाहता है। आपने नाम ले लिया है प्रशांत किशोर का, आपको क्या लगता है क्या ये वोट कटवा है, क्या करने आए हैं? नहीं, मैं तो इन सबसे, हर किसी से मेरा एक सवाल है, प्रशांत किशोर हैं कौन? कौन है प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर के बारे में इतनी बात क्यों किया रहे? प्रशांत किशोर एक तो डबल स्पीक करते हैं, उनकी बातों में कंसिस्टेंसी नहीं है, एक सामंती मानसिकता है,
आपने कभी भी उन्हें देखा है लोगों से बात करते हुए या मीडिया से बात करते हुए? बहुत एरोगेंट। एक जो बिहार का सामंती सोच है, वो उनके अंदर साफ बॉडी लैंग्वेज में झलकता है। वो छुपाते भी नहीं हैं। और मीडिया उनको इतनी तरजीह क्यों दे रहा है? तभी मैं कहता हूं, कौन है प्रशांत किशोर? क्या वो नेता प्रतिपक्ष हैं? क्या वो मुख्यमंत्री हैं? क्या वो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं? उनको उतना स्पेस क्यों दिया जा रहा है जितना स्पेस मुख्य विपक्षी दल को और सत्ता दल को दिया जा रहा है? क्योंकि हर कुछ दिन के बाद या तो मीडिया को एक प्रोडक्ट चाहिए होता है, एक नया आइटम चाहिए होता है, एक नया राजनीति का राखी सावंत चाहिए होता है, या पीछे से एक फंडिंग होती है जिसकी बात कोई नहीं करता है। केजरीवाल के टाइम में मैंने ओपनली मेरे सोशल मीडिया पर जाकर कोई भी देख सकता है, मैंने ओपनली कई सवाल उठाए थे, फंडिंग कहां से हो रही है? प्रशांत किशोर के जब फंडिंग पे बात होती है तो वो पलट कर पूछ देते हैं तेजस्वी यादव की कहां से हो रही है? सवाल ये उठता है कि अगर आप भी वही हैं तो हम आपको क्यों चुने? प्रशांत किशोर कहते हैं तेजस्वी यादव नौवीं फेल हैं, अगर मैट्रिक पास करके दिखा दें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मेरा प्रशांत किशोर से सीधा सा सवाल है, क्या राजनीति में एजुकेशनल डिग्री क्राइटेरिया होना चाहिए? और अगर होना चाहिए तो आपने जितने पॉलिटिकल लोगों का पैसा लेकर के उनके लिए कैंपेनिंग की है, क्या आपने सबसे डिग्री मांगा था? क्या प्रशांत किशोर ब्रह्मांड के अकेले ऐसे आदमी हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एमए इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री देखी है, जिसके बाद वो उनके साथ गए थे? प्रशांत किशोर एक हिपोक्रेट है। वो उन लोगों के साथ काम करते रहे थे जिनकी कोई शिक्षा नहीं थी, और आज वो शिक्षा की बात कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है राजनीति में, जब मेरे पास असल मुद्दे नहीं है, असल विजन नहीं है, तो मैं अपोनेंट को वहां पे हिट करूंगा जहां वो उसकी कमजोर नब्ज हो। ये पूरा केजरीवाल मॉडल है। केजरीवाल भी शिक्षा शिक्षा, क्या केजरीवाल ये बताएंगे कि अगर शिक्षा इतनी जरूरी है तो एक अशिक्षित अन्ना हजारे के कंधे पर बैठकर राजनीति में क्यों आए थे? तो ये सारे अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं, और मुझे लगता है कि ये इनको अगर मौका मिल गया तो जैसे दिल्ली को शीला दीक्षित के डेवलपमेंट मॉडल को केजरीवाल ने बर्बाद करके रख दिया, प्रशांत किशोर बिहार को कहीं ज्यादा बर्बाद करने का पोटेंशियल रखते हैं, क्योंकि वो ऐसे कम्युनिटी से आते हैं जिसने कि बिहार की राजनीति को, बिहार के समाज को सामंती बनाकर रख दिया था। लालू यादव ने आकर उस सामंतवाद को तोड़ा था। आपको लगता है बिहार की जनता उनकी तरफ देख रही है? मेरा असेसमेंट यह है कि इलेक्टोरल में अभी एसआईआर का जो मामला चल रहा है, और अब तो पब्लिक डोमेन में आ गया, उसकी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में आ गया कि गड़बड़ हो रहा है। अगर बिहार की राजनीति में वोटिंग के साथ गड़बड़ ना हो, ईवीएम का कुछ मामला ना हो, तो तेजस्वी यादव दूसरों से बहुत आगे हैं। और तेजस्वी यादव में मैं बिहार के लिए बहुत सारा पॉजिटिव चीजें देख रहा हूं। देखिए, लालू यादव के साथ क्या था कि लालू यादव ने सामंती मानसिकता को तोड़ा था। लालू यादव ने एक सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है, और हम कितना भी क्रिटिक हो जाएं लालू यादव के, हम एक बात नहीं भूल सकते कि बिहार में सामाजिक न्याय को लाने में लालू यादव का बहुत बड़ा रोल है, जिसको बाद में टू सम एक्सटेंट नीतीश ने भी बढ़ाया। तेजस्वी में मैं देखता हूं वो आर्थिक न्याय की बात करते हैं, वो जॉब्स की बात करते हैं। मेरा हमेशा से मानना है कि जो भी पॉलिटिशियन जॉब्स की बात करेगा, सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव में कुछ सिमिलैरिटी मैं देख रहा हूं। अब बहुत सारे क्रिटिक्स आकर बोलेंगे कि ये पार्टी की तरफ से बात कर रहा है। इन दोनों में एक बहुत अच्छी चीज है, इनको आप प्रोवोक नहीं कर सकते आसानी से। आप याद कीजिए, स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को लेकर कितने अल्फाज बोले जो बहुत ऑब्जेक्शनेबल थे, बिलो द बेल्ट हिट करने वाली बात थी। राहुल गांधी ने पलट कर कभी जवाब नहीं दिया, या शी प्लेड बल्कि डर्टी गेम। जब वो हार गई और लोग ट्रोल करने लगे तो उन्होंने कहा राजनीति में हार जीत चलती रहती है, नहीं करना चाहिए। वही चीज मैं तेजस्वी यादव में देख रहा हूं। प्रशांत किशोर बिलो द बेल्ट बार बार हिट करने की कोशिश कर रहे हैं, और तेजस्वी यादव की को देखिए कि वो प्रशांत किशोर को बहुत लाइटली ले रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव मैच्योर्ड पॉलिटिशियन बन रहे हैं। वो जानते हैं कि वो दिल्ली में जो गलती शीला दीक्षित के लोगों ने केजरीवाल के साथ कर दी, वो गलती वो नहीं करेंगे। ज्यादा हिट करोगे वो बड़ा नेता बन जाएगा, उसके पास कोई विजन नहीं है, और हार्डली मुझे लगता है कि 8-10% का वोट और 8-10 सीट लाने की उनकी काबिलियत हो सकती है, और वो 8-10 वो होंगे
जो पार्टी की वजह से नहीं, कैंडिडेट अपनी वजह से आएगा। अगर प्रशांत किशोर इतने ही एथिकल आदमी हैं, तो मनीष कश्यप जैसा यूट्यूबर उनकी पार्टी में क्या कर रहा है, जो कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान और गाली गलौज करता था। हरकतें उसकी ऐसी थी कि एक हॉस्पिटल में घुसकर बदतमीजी कर रहा था, वहां पिट गया। अब प्रशांत किशोर से जब पूछा जाता है तो प्रशांत किशोर कहते हैं मेरी पार्टी में आने के पहले के मामले हैं, अब अगर हमारी पार्टी में आकर ये कुछ गलत करेंगे तब मुझसे पूछिएगा। ये वही केजरीवाल मॉडल है। आपकी पार्टी में आने के बाद कुछ करेगा तब आप क्या कहेंगे, जो केजरीवाल करते थे, नहीं नहीं हमारी पार्टी की इंटरनल इंक्वायरी कमेटी ने उनसे पूछ लिया है, ऐसा कुछ नहीं है, क्लीन चिट मिल जाएगा। देखिए, राजनीति में हमेशा एक बात याद रखिएगा, मीन्स आर एज इंपॉर्टेंट एज एंड्स। आप एक गलत रास्ते पे चलकर अच्छा ऑब्जेक्टिव कभी हासिल नहीं कर सकते हैं। तो प्रशांत किशोर जिस तरह के आपराधिक मानसिकता के लोगों को लेकर चल रहे हैं, उनके लिए भी सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन जीतना एक मकसद बन गया है। और सच ये है, तभी मैं कहता हूं कि ए टीम बी टीम कुछ नहीं होता है। मेरा असेसमेंट यह है कि उनको जिन लोगों ने आगे किया था, आज उन्हीं का वोट वो काट रहे हैं। क्योंकि बिहार की राजनीति में कैडर वोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आरजेडी के पास कैडर वोट है, बीजेपी के पास अगर संघ का कैडर वोट हटा दें तो बाकी जो अपर कास्ट का वोट है वो कैडर वोट नहीं है। एवरेज जो पढ़ा लिखा अपर कास्ट यूथ है वो किसी का कैडर वोट नहीं है, वही कटेगा। तो बिहार के युवाओं के लिए क्या ये बहुत चार्मिंग बात रहेगी कि प्रशांत किशोर विदेश से आए, काबिल थे, आकर के यहाँ उन्होंने एक एजेंसी चलाई या रिसर्च में गए और लोगों के वोटिंग बिहेवियर को समझा, मैनेज किया, एक एजेंसी बना करके कहीं जुगाड़ किया। अ, क्या ये चमत्कार लग जैसी कोई चीज़ है जो बिहार के युवाओं की तरफ? देखिए, बिहार को लेबोरेटरी ऑफ पॉलिटिकल साइंस इसीलिए कहा जाता है। बिहार के लोग दिल्ली की तरह बेवकूफ़ी नहीं करते हैं। और रही प्रशांत किशोर के चमत्कार की बात, अनफॉर्चुनेटली तभी मैंने कहा कि जो जीत कर आ जाता है हम सिर्फ उस केस स्टडी की बात करते हैं। एक आदमी 40 बिजनेस में फेल करता है और एक बिजनेस में बहुत सफल हो जाता है, हम उसके सक्सेस स्टोरी की बात करते हैं। प्रशांत किशोर अगर इतने ही सक्सेसफुल स्ट्रैटेजिस्ट हैं तो वो तो राहुल गांधी के साथ भी आए थे। उस दौर में आए थे जब राहुल गांधी की हालत बहुत खराब थी। ये और बात है कि कांग्रेस के अंदर की इंफॉर्मेशन ये है कि वो पूरी पार्टी ही हाईजैक कर लेना चाहते थे, जो नहीं हो पाया। फिर वो नीतीश कुमार के साथ भी गए। वो इतने ही अगर चमत्कारी हैं और अगर उनका फोकस बिहार का यूथ है, नीट एग्जाम का जो पेपर लीक हुआ उस मुद्दे पे जब स्टूडेंट गए धरने पर बैठने और लाठीचार्ज हुआ, ये भाग गए। वो वीडियो पब्लिक डोमेन में है कि स्टूडेंट ने जब पूछा तो ये सामंती अहंकार के साथ धमकाने लगे। क्या ऐसा आदमी बिहार का रूलर होना चाहिए? बिहार में आयरनी ये है कि बिहार में पिछले 25 साल से एक वैक्यूम है। और मैं जानता हूं कि जब मैं ये बात कहता हूं लोग कहते हैं जंगल राज आ जाएगा। जंगल राज की बात कर लेते हैं। जंगल राज वर्ड कहां से आया है? हाई कोर्ट के एक जज ने कह दिया था लालू यादव के रूल पे कि जंगल का भी कोई कानून होता है, यहां तो लगता है पूरा जंगल का कानून है, जंगल राज है। वो भी एक सामंती सोच थी, सिन्हा जी थे कोट अनकोट जिन्होंने ये कहा था। अब मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स पे बात कर रहा हूं। लालू यादव के टाइम में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े, और बाय द वे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं देती है, वो सेंटर रिलीज करता है, सेंटर में होम मिनिस्ट्री बनाती है। लालू यादव के टाइम में 1,07,000 के आसपास अपराध होते थे साल में। लास्ट लालू यादव का जो लास्ट ईयर ऑफ रूलिंग है उसकी बात कर रहा हूं। एनसीआरबी का लास्ट डाटा जो 2022 का आया है, 3,40,000 के आसपास अपराध हैं बिहार में। अब इस पर एक और सवाल उठता है, लालू यादव को कैसा बिहार मिला था? दूसरी बात, लालू यादव के टाइम में अपराध ज्यादा होते थे क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था, हर तरफ सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे थे, हर कोई मोबाइल फोन से क्राइम का वीडियो नहीं बनाता था। आज इतना टेक्नोलॉजी, इतना ट्रांसपेरेंसी के दौर में लालू यादव के टाइम से 3 टाइम्स ज्यादा क्राइम हो रहे हैं। पटना के हॉस्पिटल में, पारस हॉस्पिटल में घुस कर मारा जा रहा है लोगों को।
आप आरा में तनिष्क का शोरूम से 25 करोड़ की ज्वेलरी लूट ली जाती है खुलेआम। अगर बिहार में कोई जंगल राज कभी रहा है, हालांकि मैं जंगल राज टर्म को नहीं मानता हूं, अगर कोई जंगल राज बिहार में रहा है तो वो आज है। आज है, बिल्कुल। और मैं हमेशा से कहता हूं कि लालू यादव ने अगर कुछ गलत भी किया, चूंकि सामाजिक न्याय की वो पहली लड़ाई थी, चर्निंग का प्रोसेस था, अगर लालू यादव ने कुछ गलत भी किया तो उसके आधार पर क्या मैं तेजस्वी यादव को ये करूंगा? मेरे पिताजी ने क्या गलती की, क्या उसकी सजा मुझे मिलेगी? तेजस्वी यादव को छोटी-सी विंडो जब डिप्टी सीएम की मिली तो उन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर्स पकड़ाए हैं, पकड़ा है? है ना? उन्होंने वो सारे और वो बहुत अच्छा म मुझे तो लगता है एक देश के युवा नेता जैसा होना चाहिए। देखिए, मैं इसके पहले कि मेरी पूरी बात सुनकर कोई ये समझे कि मैं तेजस्वी का फैन हूं या सपोर्टर हूं, नहीं। तेजस्वी की भी गलतियां हैं। तेजस्वी की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो इनसिक्योर है। अगर वो इनसिक्योर नहीं है तो वो कन्हैया कुमार को आगे क्यों नहीं आने दे रहे हैं? मार्क माई वर्ड, बिहार में सामाजिक न्याय का एक नया समीकरण बन जाए अगर कन्हैया इधर से कांग्रेस की तरफ से और इधर से तेजस्वी आ जाएं। ये जो कास्ट डिवाइड है वो भी खत्म हो जाएगा। और ये उस तरह नहीं खत्म होगा जिस तरह से प्रशांत किशोर कहते हैं। कल ही मैं देख रहा था किसी को किसी टीवी चैनल को धमकाने लगे, आप कैसे कहते हैं बिहार में कास्ट लाइन पर वोट होता है? 18% मुस्लिम कैसे वोट कर रहा है लालू को? मुस्लिम तो नहीं है लालू यादव? आप कैसे इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट थे भाई? किस क्वालिफिकेशन से? आपकी खुद की डिग्री क्या है? जब हम कहते हैं कास्ट लाइन पे चुनाव होते हैं तो इसका यह मतलब नहीं होता है कि मैं अपने सेम कास्ट को चुन रहा हूं। मैं उस कास्ट को चुन रहा हूं जो मेरे कास्ट के लिए बेनिफिशियल है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर बिहार की एक कास्ट कुर्मी हूं और मेरा कुर्मी कैंडिडेट नहीं है, कोयरी है, तो वो मेरे लिए बेनिफिशियल है। आपको इतना समझ में नहीं आता है कि कास्ट लाइन पर वोटिंग का मतलब होता है मेरे कास्ट के लिए बेनिफिशियल कौन है? और एलाइज़ तो ढूँढे ही जाएँगे। आप अगर कायस्थ हैं और पटना में रहते हैं और कायस्थ कैंडिडेट नहीं है, तो आप ब्राह्मण या भूमिहार को दे रहे हैं, तो क्या वो कास्ट लाइन की वोटिंग नहीं है? मुझे लगता है प्रशांत किशोर को स्कूल में जाकर के फिर से इलेक्शन स्ट्रेटजी का एबीसीडी सीखने की जरूरत है। इस समय जो बिहार से जो चेहरे हैं, नेता जो हैं, उनमें आप देखें तो एक तरह का वैक्यूम है। कांग्रेस की तरफ से जो चेहरा है वो हमें पता नहीं है। बीजेपी की तरफ से कौन-सा चेहरा हमें पता नहीं है। या जो चेहरे दिख रहे हैं कम से कम वो उस लेवल के नहीं हैं। तो एक तेजस्वी यादव को छोड़ कर के आपको कोई और चेहरा दिखता है? देखिए, कांग्रेस की नीतीश अब जा रहे हैं, नीतीश के लिए अब मामला खत्म हो गया, 25 साल हो गए उनके और बिहार की जनता भी अब जानती है कि पूरा भरपूर मौका मिला था, चाँद-तारे तोड़ के ला सकते थे जनता के लिए। उन्होंने जितना कर पाए वो कर लिया। वो अपने एक्सट्रीम पर अब खड़े होकर के अब वो नीचे ही जाना है उनको। तो लीडरशिप वैक्यूम एक साफ दिख रहा है बड़ी पार्टियों का। कांग्रेस का लीडरशिप वैक्यूम सबसे ज्यादा है। कांग्रेस की आयरनी बिहार में यह है, वही जो काफी हद तक सेंटर में भी है, आधे भाजपा के स्लीपर सेल वहां भरे पड़े हैं, आधे आरजेडी के पिछलग्गू बनकर रहने में खुश हैं। उन्हें पता है कांग्रेस खुद से सत्ता में नहीं आएगी, तो आरजेडी की लाइन पे काम करेंगे, तो आरजेडी के अलायंस सरकार में शायद मंत्री बन जाएंगे। हुँ। कांग्रेस को, और यहीं पे मैं कहता हूं कि तेजस्वी को भी अपना अहंकार त्यागना होगा। बिहार को एक नए राजनीतिक समीकरण की जरूरत है जिसमें इधर से तेजस्वी हो, इधर से कन्हैया हो, कोई एक प्रोमिनेंट मुस्लिम फेस लाना होगा, तब जाकर बिहार में कोई चेंज आएगा। क्योंकि अभी जितनी बातें हो रही हैं, मुझे तेजस्वी के अलावा किसी के पास भी जॉब्स को लेकर, इकोनॉमी को लेकर विजन ही नहीं दिखता है। आप बातें जितनी भी बना लें, और देखिए प्रशांत किशोर के साथ एक ही प्लस पॉइंट है कि वो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से नहीं आते हैं, तो उनके साथ कोई बैगेज नहीं है। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि मैं पहली बार आया हूं तो मेरी पुरानी गलती कैसे पकड़ोगे? लेकिन वो बीजेपी के और मोदी साहब के साथ रहे हैं, ये भी एक बैगेज ही है। वो बैगेज है, और उन्होंने जो मुद्दे उठा लिए वो सब गलत है। अगर आपको तेजस्वी की शिक्षा पे डाउट है तो मोदी की डिग्री आपने कहां देखी है, बता दीजिए। या दूसरे जिन पॉलिटिशियंस के साथ आपने काम किया है उनकी क्या आपने डिग्री देखी थी? एक चीज़ और कि ये जो राजनैतिक क्या कहें इसको, बिना पेंदे का जो लोटा होता है, वो कहीं भी लुढ़क के पहुँच रहा है। वो कांग्रेस में भी गए, वो बीजेपी में भी गए, वो इधर-उधर कई जगह गए। फिर अब जब एक उनके हिसाब से जो उनका कद होना चाहिए, उसके हिसाब से जब एडजस्टमेंट नहीं हुआ, तो वो नई पार्टी बनाने लगे।
सवाल ये है कि वो उनकी आइडियोलॉजिकल पिनिंग्स क्या हैं? कहाँ पर खड़े हैं? वो उनका विज़न पॉलिटिकल इकोनॉमी का उनका विज़न क्या है? कॉर्पोरेट्स के बारे में वो क्या सोचते हैं? जो हमारा पूरा कोऑपरेटिव सिस्टम है, उसके बारे में वो क्या सोचते हैं? क्योंकि बिहार जैसे राज्यों में तो ये सवाल बहुत मूलभूत आपने सवाल है। बहुत सही मुद्दा उठाया है कि जो सवाल मैं उठाता था 2011 में केजरीवाल को लेकर कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है? सेंटर हैं, लेफ्ट हैं, राइट हैं, आप क्या हैं? प्रशांत किशोर बीजेपी में गए, नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी दिखने लगे, नंबर 2 समझने लगे, वहाँ जगह नहीं मिली। कांग्रेस में आए, पूरी पार्टी हाईजैक करनी चाहिए, जगह नहीं मिली। जेडीयू में नंबर 2 बन गए, लेकिन नीतीश को ही कुछ नहीं समझ रहे थे, वहाँ से बाहर हुए। और सबसे बड़ी बात ये है कि प्रशांत किशोर देखिए, शतरंज जिसने खेला हो वो आपको बताएगा कि शतरंज में नॉर्मली आप किसी से पूछेंगे कि सबसे खतरनाक मोहरा कौन होता है, वो कहेगा वजीर, क्योंकि वजीर सीधा भी चलता है, तिरछा भी चलता है। मैं कहता हूं सबसे खतरनाक मोहरा है घोड़ा, क्योंकि वो 2.5 घर चलता है। 2 घर चलने के बाद आपको नहीं पता है वो लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा, तो सबसे खतरनाक वो होता है। राजनीति में सबसे खतरनाक आदमी वो है जिसकी आइडियोलॉजी क्लियर नहीं है। अगर प्रशांत किशोर को खुदा न खास्ता 20-25 सीट मिल जाए और सरकार बनने के लिए 10 सीट की कमी हो, वो ये मोरल हाई ग्राउंड ले लेंगे कि मैं बिहार को इंस्टेबिलिटी के दौर में नहीं देखना चाहता हूं, मैं बिहार के लिए ये शर्तें के साथ आ रहा हूं। अरे केजरीवाल ने तो बच्चों के सर पे हाथ रखकर कसम खाई थी कि जिस कांग्रेस के खिलाफ आपका पूरा कैंपेन था, और आपने अपने बच्चों के सर पे कसम रखकर हाथ रखकर कसम खाई थी कभी किसी का साथ नहीं लेंगे, उसी कांग्रेस के साथ मिलकर आपने सरकार बना ली। तो मैं इस तरह के लोगों को पॉलिटिशियन नहीं मानता हूं। ये आपने अच्छा याद दिलाया, यस, उन्होंने मंच से बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम कसम खाई खाई थी। थी कि कांग्रेस के साथ नहीं तो जाएँगे। एक बात बताइए, जो केजरीवाल मॉडल है वही मॉडल प्रशांत किशोर में मैं देख रहा हूं, तो जो केजरीवाल ने गलतियां की हैं वो प्रशांत किशोर कैसे नहीं करेंगे? और प्रशांत किशोर के साथ जो मुझे एडिशनल डर दिखता है कि उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज में जो सामंती अहंकार है, बिहार में पूरा सामाजिक न्याय का जो भी ढांचा है वो तहस नहस हो जाएगा। आइडियोलॉजिकल चरित्रहीनता एक बहुत बड़ा विषय बन गया है क्योंकि उन पार्टीज़ ने डिलीवर नहीं किया, तो ये जो फ्री रेडिकल्स टाइप के लोग हैं जिनका नहीं पता कहाँ से आते हैं और कहाँ जाएँगे, ये क्योंकि वाक्पटु होते हैं, टर्मिनोलॉजीज़ जानते हैं और कुछ इन्होंने रिसर्च नहीं, वगैरह की है, तो ये लोग भरमा लेते नहीं, हैं। 2 चीज़ है। अगर अच्छा स्पीकर होना और एडमिनिस्ट्रेशन को समझना राजनीति की ज़रूरत है, तो फिर जितने ब्यूरोक्रेट्स पॉलिटिशियंस के साथ क्लोज़ली काम करके पॉलिसी बनाते हैं, वो बेटर पॉलिटिशियन भी हो जाएँगे। अक्सर वो राजनीति में आते हैं तो फेल कर फिर जाते हैं। दोनों 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। आपका स्ट्रैटेजिस्ट होना एक अलग चीज़ है। कितने जर्नलिस्ट हैं, कितने लॉयर्स हैं, जो राजनीति में बहुत सफल रहे हैं? ये दोनों तो बहुत अच्छा बोलते हैं। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप कई फोरम पे बहुत अच्छा बोलते हो। क्या मैं पॉलिटिशियन बन सकता हूँ? नहीं, यू आर नहीं टू बन सकता, मेरा ऑनेस्ट। बॉडी लैंग्वेज वो नहीं है। तो मैं सही को सही और गलत को गलत सामने से बोल दूँगा। और राजनीति में तो ये है कि अगला गलत भी बोल रहा है तो आप सही कह रहे हैं, सही भी बोल रहा है तो सही कह रहे हैं। तो ये मुझे लगता है बिहार को लेकर के आज की तारीख में मेरे पास तेजस्वी से बेटर ऑप्शन नहीं दिखता है। सबसे बड़ी बात जो मैं आरजेडी को क्रेडिट दूँगा, इस देश में सिर्फ 2 राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्होंने सांप्रदायिकता के मुद्दे पे कभी समझौता नहीं किया है, कांग्रेस और आरजेडी। हुँ, लेफ्ट पार्टीज भी बीपी सिंह की सरकार के टाइम में समझौता कर चुकी हैं और अपनी गलतियों की वजह से इंडिया में लेफ्ट अप्रासंगिक हो गया। सिर्फ 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने आज तक समझौता नहीं किया है, और इसका क्रेडिट तो मैं आरजेडी को हमेशा से दूंगा। दूसरा, आप जिस मुद्दे पे राजनीति में आते हैं, देखिए मायावती भी आई थी, दलित उत्थान के मुद्दे पे समझौता कर लिया। लालू यादव ने सामाजिक न्याय के मुद्दे पे समझौता कभी किया हो तो बताइए। लालू यादव ने सांप्रदायिकता जिसके खिलाफ वो तब खड़े हुए थे जब पूरे देश में लाल कृष्ण आडवाणी का रथ यात्रा चल रहा था, उस पर समझौता नहीं किया, सांप्रदायिकता पे नहीं किया, सामाजिक न्याय पे नहीं किया। तो मैं अगले के क्रेडेंशियल भी तो देखूंगा। दूसरी बात कि मैं परसेप्शन पे नहीं जाऊंगा। मैंने तो आपको एनसीआरबी का डाटा भी बता दिया कि क्राइम कब ज्यादा था। लालू यादव के टाइम में बिहार का एग्रीकल्चरल ग्रोथ को उठाकर देख ले, आज से बेटर था। यह बात मीडिया में कभी नहीं आएगा, क्योंकि मीडिया का पूरा टोन जो है एलिटिस्ट टोन है।
मोदी साहब बार-बार चुनावों के दौरान बिहार में बहुत बड़े-बड़े वादे करके आए हैं और वादों की कोई सीमा नहीं। इस बार भी उन्होंने कहा कि मोतिहारी को वो किस तरह बदलने वाले हैं, क्या बनाने वाले हैं, मुंबई बना देंगे। तो सवाल ये है कि क्या बिहार की जनता इन वादों पर यकीन करेगी? बीजेपी ऑल सडन डन अभी भी बड़ी पार्टी है। हिंदी बेल्ट में गैंजेटिक बेल्ट में बीजेपी इज़ अ बिग नेम। इसका दो पहलू है। नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं उसका क्रेडिट मैं नरेंद्र मोदी को कभी नहीं देता हूं, उनके स्पीच राइटर्स को देता हूं और थोड़ा रोल टेलीप्रॉम्प्टर चलाने वालों को देता हूं। नरेंद्र मोदी खुद से कुछ नहीं कहते हैं। जब वो खुद से बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बिना स्क्रिप्ट के बात करते हैं तो कभी नाली के गैस से चाय बना लेते हैं, कभी राडार की थ्योरी बता देते हैं, बादल। कभी कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग कुछ है ही नहीं, हमारी सहन शक्ति कम हो गई है। तो नरेंद्र मोदी का जो सक्सेस है वो उनके स्पीच राइटर का है। दूसरी बात, इस परसेप्शन के मैं हमेशा से खिलाफ रहा हूं कि नरेंद्र मोदी को या भाजपा को एक पैन इंडिया लेवल का सपोर्ट मिला हुआ है। मैं नहीं मानता और मैं अगेन स्टैटिस्टिक्स पे बात करूंगा। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? ऑफिशियल 2011 के बाद, हर 10 साल में सेंसस होता था, 2011 के बाद नहीं हुआ है, तो रफली माना जा रहा है 140 करोड़, हालांकि हम उससे ज्यादा हैं। बीजेपी को टोटल वोट 2024 चुनाव में नरेंद्र मोदी और भाजपा को पूरे वोट मिले हैं तकरीबन 23.5 करोड़। 140 करोड़ के देश में आप देख लीजिए कि आपको 20% का भी मैंडेट नहीं है। बटा हुआ विपक्ष ना हो तो बटा हुआ विपक्ष है नंबर 1, और भी बहुत सारे मेहरबानी है, इसी की मेहरबानी को ईसी तो की भूला नहीं जा मेहरबानी है, सकता। मीडिया की मेहरबानी है, एडमिनिस्ट्रेशन का मेहरबानी है, सबके बावजूद उनको सिर्फ और सिर्फ 23.5 करोड़ वोट मिले हैं। जी। उसमें 2-3 चीजें समझने वाली हैं। नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं है कि इस बात को नहीं समझते हैं कि उनके पास पॉपुलर मैंडेट अब नहीं है, और यही वजह है कि अपोजिशन को पूरी तरह से डिवाइड करने का उनका हर स्टेट में खेल चल रहा होता है। अगर वो इतने कॉन्फिडेंट होते तो बिहार में चुनाव के पहले इतना बड़ा कंट्रोवर्सी ही नहीं होता। बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट होती तो सरकार बनाने के लिए तो 122 सीट चाहिए, सिर्फ 100 सीट पे क्यों लड़ रही है? ये बात कोई नहीं पूछ रहा है। और यहीं पे फिर बी टीम का रोल आ जाता है। अब वो बी टीम जेडीयू होगी, नौसिखिए होंगे, उस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। जेडीयू का नाम लिया, भविष्य क्या लगता है आपको? मतलब एक सर, जैसे ऐसा लग रहा है कि सर काट दिया गया, धड़ काम कर रहा है। जेडीयू आज जेडीयू है ही नहीं। एग्जैक्टली। सारे के सारे बीजेपी से इंस्ट्रक्शन लेते हैं। ओके। नीतीश कुमार का कोई कंट्रोल नहीं रह गया है, उनकी शायद मानसिक हालत भी अब ठीक नहीं रहती है। जेडीयू में जितनी भी सीटें आएंगी वो टूटकर बीजेपी में जाएंगे, कुछ टूटकर सरकार अगर तेजस्वी बना रहे होंगे तो कुछ टूटकर इधर आएंगे। जेडीयू एज ए पार्टी खत्म हो चुकी है। जेडीयू में क्या सेकुलर माइंडसेट के लोग अभी बचे? बहुत कम। जेडीयू ने कई मुद्दों पे, सांप्रदायिकता के मुद्दे पे समझौता किया, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पे समझौता किया। नहीं तो जेडीयू का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड क्या था जब सरकार में नीतीश कुमार पहली बार आए थे, कि उन्होंने आकर लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर दिया था। और जब किया था उसका क्रेडिट देंगे। मेरी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार से 4 डिफरेंसेज हो सकते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने लॉ एंड ऑर्डर पे काम किया आते ही साथ। तो यहां भी नीतीश कुमार का जो वो सब था वो खत्म हो चुका है। अब वो किसी मुद्दे पे आइडियोलॉजिकल धरातल पे खड़े नहीं उतरते हैं। अब उनकी पार्टी प्रैक्टिकली बीजेपी ही है। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर बेटर हुआ है? यूपी में लॉ एंड ऑर्डर अगर हम पुराने दिनों से कंपेयर करें तो बेटर हुआ है। उसकी बहुत सारी वजह है। कांवड़? हाँ, उस पे भी आता हूं। देखिए, यूपी में जो लॉ एंड ऑर्डर परसेप्शन वाइज बेटर हुआ, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि, और जिसका क्रेडिट मोदी को भी मिला है, योगी को भी मिला है, सेंटर में मोदी को मिला है, पिछले कुछ सालों में टेक्नोलॉजी का जो रोल आया है। आज सड़क पे आम आदमी कोई भी अपराध होते हुए देखता है, एक वीडियो बना लेता है। आपने एक चीज नोट किया है, अपराध के रास्ते जो बिहार और उत्तर प्रदेश में बाहुबली कहलाते थे, छोटी जाति के होते थे तो क्रिमिनल कहलाते थे, और सामंती होते थे तो बाहुबली कहलाते थे, वो अपराध के रास्ते राजनीति में आते थे। पिछले कुछ सालों में बिहार यूपी में ऐसा कोई बड़ा नेता अपराध के रास्ते नेता नहीं बन पा रहा है।
क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है। आपकी कोई भी बात कहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगी वीडियो में, आप एक्सपोज़ हो जाएँगे। अ, कांवड़ का जो चल रहा है, मैं उसको स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस कहता हूं। आप एक बात बताइए, आप स्कूल बंद करा रहे हैं क्योंकि कांवड़ उस रास्ते से जा रहा है। एक टीचर बच्चों को एक गाना सुना रहा है, तुम कांवड़ मत ढोना और शिक्षा पे ध्यान देना, उसके खिलाफ एफआईआर हो रहा है। मतलब देश को आप किस रास्ते पे ले जाना तो चाहते फिर हैं? कैसे आपने क्यों कहा कि लॉ एंड ऑर्डर में सुधार हुआ है? अगर हिंदू युवा को अपराध करने की छूट मिल गई है, सिर्फ़ एक ख़ास कलर के कपड़े पहन ले अगर वो और कोई नारा लगा दे हाँ, कैमरे पर, तो ये कैसे है? नहीं क्या होता है, देखिए राजनीति में परसेप्शन का बहुत बड़ा रोल है। ये जो एक एवरेज परसेप्शन बन गया था यूपी में कि ज़रूरत पड़ने पे आप कॉल करेंगे, पुलिस नहीं आएगी। अभी भी नहीं आती। चीज़ें बदली हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा इमरजेंसी हूँ। नंबर डायल कीजिए, कोई नहीं उठाता। अ, देखिए, मैं इस पे थोड़ा-सा डिसएग्री करूँगा क्योंकि मैंने कई बार, कई मुद्दों पे मैंने पुलिस का ये किया है। रिस्पॉन्स में फ़र्क है। अच्छा। मतलब यहाँ तक फ़र्क है कि अगर एक हाउसिंग सोसाइटी के बाहर कॉलेज के लड़के बैठ के सिगरेट फूँक रहे हैं और मैं वीडियो बनाकर ट्वीट कर देता हूँ, डीजी पुलिस के ऑफ़िस से ट्वीट का जवाब आ जाता है, फिर लोकल थाने से मेरे पास कॉल आता है कि हम पीसीआर वैन भेज रहे हैं। एनसीआर में ये फ़र्क है। ये फ़र्क आया है। काँवड़ की जहाँ तक बात हो रही है, काँवड़ को आप एक बात समझिए, सवाल ये नहीं है कि वो स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस क्यों है? सवाल ये है कि उसको मेजॉरिटी का सपोर्ट है। आपको क्या लग रहा है कि आम शहरी जो यूपी में रहने वाले हैं, वो उस वायलेंस को गलत मान रहे हैं? नहीं, अगर मेजॉरिटी गलत ना माने तो भी वॉयलेंस तो वॉयलेंस है। वायलेंस तो वायलेंस है, लेकिन क्या हो रहा है, परसेप्शन तो बदल जाता है। परसेप्शन बदल जाता है क्योंकि देखिए, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेरे साइड का जो टेररिस्ट है, वो फ्रीडम फाइटर है। दूसरे साइड का टेररिस्ट है, वो टेररिस्ट है। तो ये जो आपने पब्लिक के मन में डाल दिया है। नहीं, पुलिस को पीट रहे हैं, ढाबों को हाँ, तोड़-फोड़ कर रहे हैं, पैसे लूट रहे हैं। उसका असर मैं बताता हूँ कहाँ होगा। अनफॉर्च्युनेटली जो शहरों में रहने वाला हिंदू कम्युनिटी है, वो इतना हिंदू मुस्लिम नैरेटिव में चीज़ों को देख रहा है कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका फ़र्क पड़ेगा यूपी में होने वाले इन्वेस्टमेंट पे। कोई बड़ा इन्वेस्टर ऐसे मार्केट में नहीं आना चाहता है। नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी जो फेलियर है इकोनॉमिक फ्रंट पे है। एक बात आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी की सारी पॉलिसी के बावजूद अगर इन्वेस्टमेंट होता, अगर एफडीआई आता, अगर जॉब्स क्रिएट होते, ये आदमी इंडिया के इतिहास का सबसे पावरफुल प्राइम मिनिस्टर बन जाता। इनकी फेलियर ही रही है इकोनॉमिक फ्रंट पे। और इकोनॉमिक फ्रंट पे फेलियर क्यों होती है? उत्तर प्रदेश में लोगों ने अपने सारे कार्यक्रम आम लोगों ने हाँ, रद्द कर रखे हैं और मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रही हूँ। सारे कार्यक्रम रद्द कर रखे हैं। उनको ना कहीं वो यूपी की तरफ जाना नहीं हम्म, चाहते और ये कांवड़ सिर्फ़ यूपी में ही अपराध कर रहे हैं। वो दिल्ली सीमा में जब आते हैं तो अपराध नहीं करते हैं। तो ये यूपी तक ही कांवड़ का अपराध होता है। जब आपको ये दिखेगा कि स्टेट की पुलिस को हमारे ऊपर फूल बरसाने का मिला हुआ है ऑर्डर, आपको क्या लगता है कि कांवड़िए पुलिस वालों को पीट रहे हैं, पुलिस वाले इतने इनकॉम्पिटेंट हैं कि उनको पकड़ के थाने में नहीं बंद कर ये सकते? कई सालों से पुलिस वाले भगवाधारियों हाँ, से पिट ही रहे हैं यूपी में। क्योंकि ऊपर से इंस्ट्रक्शन है, वही उनके हाथ बंधे हुए तो हैं। मैं यही कह रही हूँ कि अगर सीन क्राइम का सीन शिफ्ट हो गया है, पहले सबके सब लोग अपराध कर सकते थे, नहीं, अब कुछ खास आइडेंटिटीज़ हाँ, अपराध कर वही सकती हैं वही उत्तर है। प्रदेश में। एक तो वो यही हुआ तो है, हुआ, एक तो सेगमेंटेशन हुआ। हाँ, एक तो वो हुआ है, दूसरा ये हुआ है कि जो छोटे-छोटे लेवल पर एक्सटॉर्शन वसूला जा रहा था, उस पे कमी आ गई है। ये 2-3 चेंजेस आए हैं। हालाँकि अगर आप मुझसे पूछें क्या वो काफ़ी है? नहीं। मेरा मानना है कि यूपी में इतना पोटेंशियल है, लेकिन आज यूपी, बिहार दोनों मैं कहता हूँ चलिए हिंदू की बात करते हैं। पर कैपिटा सबसे ज़्यादा मंदिर किस स्टेट में है? तमिलनाडु में है। सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ हिंदूज़ कहाँ हैं? तमिलनाडु में है। वहाँ पे इतना डेवलपमेंट कैसे है? क्योंकि वहाँ पे स्टेट स्पॉन्सर्ड ये टेरर नहीं है। आप हाउसिंग सोसाइटीज़ में आप देखें पूरे नोएडा, ग्रेटर नोएडा में हर हाउसिंग सोसाइटीज़ में सोसाइटी डिलीवर होने के बाद उनके कुछ लोगों ने अनऑफिशियली एक मंदिर बना दिया। तमिलनाडु में जो सरकार है वो सेकुलर है और नास्तिक भी है।
तो वो धर्म को उस तरह से प्रेशर नहीं देती। जिसको धर्म अपना मानना है माने, लेकिन धर्म के नाम पे अराजकता, अपराध और दूसरे को नीचा दिखाना, देखिए मेरा ये नहीं हो सकता देखिए नास्तिक तमिलनाडु में। वर्ड में नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा गवर्नमेंट को हमेशा न्यूट्रल होने की जरूरत है, गवर्नमेंट को हमेशा सेक्युलर होने की जरूरत है। जिसको धर्म अपना फॉलो करना है, जैसे करना है आप करें। टैक्स पेयर का पैसा कांवड़ के फूल बरसाने पे, एग्जैक्टली तो फूल बरसा के तो नहीं, और कांवड़ का भी टैक्स खूब पेयर का भरा है। पैसा भी नहीं। अब आप कह रही हैं टैक्स पेयर का पैसा, तमिलनाडु का पैसा। अब पूछिए कैसे? जीएसटी का 1 रुपया जो यूपी देता है, बदले में सेंटर से उसको 2 रुपए 70 पैसे मिलते हैं। बिहार को 1 रुपए 90 पैसे मिलते हैं। जीएसटी में तमिलनाडु 1 रुपया देता है तो बदले में उसको 27 पैसे मिलते हैं। आज अगर एक एवरेज तमिलियन ये कह देता है कि हम यूपी बिहार को पाल रहे हैं, तो क्या गलत कहता है? तो ये जो इश्यूज हैं, प्रॉब्लम ये है कि हर पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन जीतना और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को खुश रखना ऑब्जेक्टिव हो गया है। कांवड़ियों की वजह से उनको लगता है कि उनका वोट बैंक कंसोलिडेट हो रहा है। वो ठीक है, वो तो हम मानते हैं कंसोलिडेट हो रहा है, उनको पॉलिटिकल फायदा हो रहा है, ये तो सामने से दिख रहा है। कुंभ में कितने भी मरे उसका फायदा उनको हुआ, ये तो सामने से दिख रहा है। सवाल ये है कि जब इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, आप जैसे जर्नलिस्ट ये कहते हैं कि वहाँ अपराध कम हुआ है, तो फिर अपराध के जो कर्ता की भूमिका में जो है एजेंसी जिसके पास है, वही तो शिफ्ट हुई है। ठीक है, यादव अपराध नहीं कर रहा होगा अब, लेकिन दूसरे जो अपराध कर रहे हैं उनको कौन रोक रहा है? उनको तो कोई नहीं रोक रहा है। फिर पुलिस का अपराध बहुत बढ़ गया उत्तर प्रदेश में। पुलिस जिस तरह से अपराध कर रही है ऑन कैमरा दिख रहा है, हाँ। तो पुलिस का अपराध आप उसको किस श्रेणी में मानेंगे? देखिए, हर चीज एक्चुअली हमारा बेंचमार्क इतना लो है कि हमारा बेंचमार्क लो होने की वजह से क्या होता है, आप किसी को सालों खाने को नहीं दें तो उसको आधी रोटी भी बहुत दिखती है। यही हो रहा है क्योंकि यूपी में लॉलेसनेस बहुत बढ़ गया था और यूपी में लॉलेसनेस बढ़ने की बहुत सारी वजह थी। वो लॉलेसनेस जो कम हुआ है, डे टू डे में जो कम हुआ है, उसमें एक बहुत बड़ा रोल टेक्नोलॉजी का भी है, थोड़ा रोल ये रहा है। और अगर आप कास्ट लाइन पे बात करें तो यूपी में पुलिस में, एडमिनिस्ट्रेशन में जिस कास्ट के भी सीएम होते हैं उसका वर्चस्व बन जाता है। ठीक, अब क्या हो रहा है कि चूंकि हम उस अर्बन यूपी की बात करते हैं, परसेप्शन हमेशा अर्बन यूपी बनाता है, रूरल यूपी से परसेप्शन नहीं बना। कोई भी स्टेट परसेप्शन रूरल नहीं बनाता, अर्बन बनाता है। तो अर्बन पॉकेट में आप हल्का सा भी कोई सुधार कर देते हैं तो आपको लगता है कि चीजें बदल गई हैं, चीजें सुधर रही हैं, जो कि सच पूरी तरह से नहीं भी होता है। लेकिन हम कंपैरेटिव फोकल में देखते हैं। कंपैरेटिव फोकल में मेरा मानना है कि कांवड़िया ये वो सब फैक्टर को देखते हुए भी ये में सबसे बड़ी फेलियर मायावती की जो रही थी, वो लॉ एंड ऑर्डर की रही थी। और यादव साहब की अखिलेश यादव की फेलियर में भी वो एक मेजर फेलियर था, मेजर फेलियर था। और अगर योगी आदित्यनाथ कल को बाहर होंगे तो उनकी फेलियर में स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस होगा। मैं आपको बताऊं, खुद हमारे जानने वाले जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं और वो मुसलमान भी हैं, उन्होंने भी पहले टर्म में और पहले 2-3 साल में ये बात कही कि लॉ एंड ऑर्डर सुधरा है। अब वो सब त्रस्त हैं और सब डरे हुए हैं, हाँ। और हिंदू मुसलमान सब डरे हुए हैं। क्योंकि पिछले कुछ कौन सालों में उनके बिगड़ा है। साथ कौन उनके साथ उत्तर प्रदेश में किस तरह का अपराध करेगा उनको नहीं पता है। और पुलिस बिल्कुल निरंकुश है। पुलिस अपराध कर रही है उत्तर प्रदेश में, थाने के अंदर अपराध हो रहा है। तो ये एक बहुत अजीब सी बात हो गई है जो बढ़ गई। मतलब ये हमेशा से था थोड़ा बहुत, लेकिन अब बहुत बढ़ गया। ये बताइए कि केंद्र में भी अभी जो राजनीतिक वैक्यूम आ रहा है, आता दिख रहा है, और मोदी साहब का चाम तो चला गया। अब रोज ट्रंप उनसे पता नहीं किस जन्म का बदला ले रहा है। अभी उन्होंने कह दिया कि 5 जेट गिराए हैं। तो ये अब सारी जो पोल खोल है वो अमेरिका से चल रही है। ऐसे में इस क्राइसिस में आपको कौन सक्सीड करते हुए दिखता है? क्या अमित शाह साहब आ रहे हैं? देखिए, मैं पूरी नैरेटिव के ही खिलाफ हूं। इफ नॉट मोदी हु, मोदी नहीं तो कौन? पिछले 2-3 चुनाव में यही नैरेटिव जो बीजेपी का है उसका फायदा बीजेपी को हुआ। नहीं, मुझे और तो अमित शाह नैरेटिव साहब दिख रहे हैं आगे। नहीं, नैरेटिव क्या दिया जाता है, मोदी नहीं तो क्या हम राहुल गांधी को चुन लें? और पूरी बीजेपी मशीनरी, पूरा पैसा खर्च होता है राहुल गांधी की इमेज स्पॉइल करने में। मैं पूछता हूं, क्या हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हैं या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हैं? मैं बीजेपी के अंदर पूछ रही हूँ देखिए, आपसे। बीजेपी के अंदर भी कहता हूं, क्या हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हैं?
डेमोक्रेसी की एक अपनी चर्निंग होती है। जब एक लीडर कमजोर पड़ता है तो अपने आप डेमोक्रेसी की इंटरनल चर्निंग से लोग निकलते हैं, और देश में ऐसे ऐसे लोग प्रधानमंत्री बने हैं जिन्होंने खुद सपने में नहीं सोचा था। और नहीं, बीजेपी में वाजपेयी की ही बात नहीं कर रहा हूं, देवेगौड़ा, गुजराल, चंद्रशेखर, नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, इनमें से किसी ने पीएम बनने का ख्वाब नहीं देखा था। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, अगर उसमें अंदर लोकतंत्र आपको दिख रहा है और आपको लगता है कि नहीं, उसमें मुझे बीजेपी में कोई लोकतंत्र नहीं दिख रहा है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये एक इंटरनल चर्निंग होगा। वो इंटरनल चर्निंग कहां से ऑर्केस्ट्रेट किया जाएगा, क्योंकि बीजेपी में एक बहुत बड़ा तबका आज भी है जिसकी लॉयल्टी आरएसएस से है। क्या और आरएसएस अब बीजेपी में डिसीजन मेकिंग की पोजीशन में है? नहीं, अब यही यही जो अब हम्म, आपने कह दी वो हम्म, बात। क्राइसिस बीजेपी का ही नहीं है सिर्फ, क्योंकि आरएसएस में भी एक क्राइसिस है और खुद अब जो मोहन भागवत साहब हैं, उनकी स्थिति बहुत डामाडोल हो चुकी है। उनको देखिए, खत्म, मतलब वो बहुत से लोग तो ये कहते हैं वो नज़रबंद जैसी ज़िंदगी गुज़ारते हैं। नहीं, तो अब ऐसे में आइए क्या? आरएसएस और बीजेपी के इक्वेशन पे। लाल कृष्ण आडवाणी को भी जब लग गया था कि वो साइडलाइन किए जाएंगे तो उन्होंने आरएसएस का रोल कम कर दिया था। लेकिन जैसे ही आडवाणी कमजोर पड़े, वैसे ही आरएसएस पावरफुल हो गया और मोदी को ले आया। राजनीति में चेक एंड बैलेंस हमेशा चलता है। आज मोहन भागवत लाचार दिखते हैं क्योंकि एक दिन वो कहते हैं 75 साल की उम्र के बाद संन्यास ले लेना चाहिए, एक हफ्ते बाद हृदय परिवर्तन होता है, क्या होता है, कहते हैं ये स्टेटमेंट मोदी के लिए नहीं था। तो आज वो लाचार दिखते हैं। लेकिन जैसे ही, और ये राजनीति में आम तौर पे होता, आपको क्या लगता है कांग्रेस में राहुल गांधी कमजोर पड़ेंगे तो 10 दावेदार नहीं खड़े हो जाए? और जब कमजोर पड़े तो हुआ, G23 बन गया, शशि थरूर रेकलेस हो गए। तो राजनीति में जब आप कमजोर पड़ते हैं, लेकिन मोदी की ताकत बीजेपी नहीं है। मोदी की ताकत वो कॉर्पोरेट्स हैं जो बीजेपी को चला रहे हैं। अगर वो कॉर्पोरेट्स अपना स्टैंड बदल लें, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो बदल रहा है। वो विदेश से ही अब हवा बन रही है। वो देश में नहीं बदलता हुआ अभी महसूस हो रहा है, लेकिन विदेश में बहुत विदेशों कुछ में हो रहा बन है। रही है, उनके अपने गले में हड्डी फंसा है। एनडीटीवी अचानक से गवर्नमेंट के खिलाफ भी स्टोरी करने लगा है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिससे लग रहा है कि कॉर्पोरेट्स का रुख बदल रहा है। और जब कॉर्पोरेट्स, क्योंकि बीजेपी और मोदी सरकार को बनाया कॉर्पोरेट्स ने, बेशक। तो जब कॉर्पोरेट्स का रुख बदलेगा, क्योंकि पूरी बीजेपी को आज पूरा चला मीडिया और कॉर्पोरेट मिलकर रहा है, जी। बीजेपी को बीजेपी के कार्यकर्ता की ज़रूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है। आरएसएस के कार्यकर्ता की ज़रूरत ही नहीं है। पार्टी के प्रेसिडेंट बोल देते हैं कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, जी। क्योंकि उनको पता है मीडिया और कॉर्पोरेट्स मिलकर एक उनका नैरेटिव बना रहा है। तो आपको क्या लगता है ये कॉर्पोरेट मीडिया अगला नया लीडर चमका के झाड़-पोंछ कर पॉलिश करके किसको लाने वाला है भारत में? कोई नया चेहरा होगा, कोई नया चेहरा। कोई नया, अगर बीजेपी से निकलेगा तो कोई नया चेहरा होगा। एक सवाल मेरा। बीजेपी से कभी भी नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह ये अगले प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। ये अंदर से ही कोई नया चेहरा होगा, क्योंकि जब इतने क्लेमेंट होते हैं पीएम पोस्ट के लिए तो कोई कंसेंसस कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट ही सामने आता है। इंडियन पॉलिटिक्स का इतिहास यही रहा है। बिल्कुल। एक सवाल जो हमारा बुनियादी मुद्दा है हमेशा आपके साथ, कि जो मकान खरीदने वाले हैं, अंडर डेवलप जो अंडर डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या उनमें पैसा लगाया जाए? ये उम्मीद की जाए कि अगर वो 2.5 साल कह रहे हैं तो नहीं, चलो 5 साल में दे देंगे। अंडर कंस्ट्रक्शन में घर खरीदने पे वो दे देंगे, पहला तो यही क्वेश्चन मार्क है। अगर डिलीवरी नहीं हुआ, अगर बिल्डर ही खुद को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दे, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो डिलीवर करेगा तो कितने साल में करेगा, और तीसरी बात, क्वालिटी क्या होगी, एमिनिटीज होगा या नहीं होगा, और अंडर कंस्ट्रक्शन लेने के फायदे क्या हैं। हमारे एक जानकार ने बताया कि उन्होंने जहाँ पैसा लगाया अपने लिए निजी मकान खरीद रहे थे, फ्लैट खरीद रहे थे,
वो सोसाइटी में उन्होंने 20वीं माले पर लिया और अप्रूव था 18 माले तक। 19 और 20 2 माले यानी कि हर फ्लोर पे 6 फ्लैट। तो ये 12 फ्लैट अवैध थे और उन्होंने 20वीं माले पर ले लिया था। अब उनको नहीं पता उनका क्या भविष्य है। तो एक फ्रॉड ये भी है। आपने कहा रेरा 10% के बाद ही कागज़ दिखाएगा, तो 10% देने के बाद अगर कागज़ देखना है, तो फिर ऐसा बायर जाए कहाँ? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हमें रेरा से हमारे जो लोग हैं, जो आम जनता है, जो फ्यूचर बायर हैं, उनको ये रेरा से ये सवाल करना चाहिए कि 10% देने के बाद अगर हम कागज़ देख रहे हैं, तो आप तो हमें पहले ही ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो ये एक बहुत रेरा से भी पहले ये सवाल सेंटर से है कि जब आपसे सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट हो, सबको पता हो बिल्डर बायर एग्रीमेंट में यही क्लॉजेज हो सकते हैं, पहली चीज वो नहीं है। दूसरी चीज, एक टोकन अमाउंट 10,000 रुपए देने पे आप बिल्डर बायर एग्रीमेंट की कॉपी आप बायर को मेल पे डालें, सो दैट कि अगर उसको क्लॉजेस नहीं पसंद है तो उसका सिर्फ 10,000 रुपए का ही स्टेक पे है। ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। बिल्डर बायर एग्रीमेंट की, अच्छा आप, रेरा कहता है कि आप आइए चैलेंज कीजिए, हम आपका रिफंड दिला देंगे अगर आपको गलत हुआ है। सवाल ये उठता है, अगर मैंने 1 करोड़ के फ्लैट में 10 लाख रुपए दे दिए बिल्डर को और बिल्डर ने फॉरफिट कर लिया, मैं रेरा के पास जाऊंगा, लंबी लड़ाई के बाद रेरा से एक रिफंड ऑर्डर मिलेगा जिसको बिल्डर ऑनर नहीं करेगा, डीएम के ऑफिस में उसका एक्सिक्यूशन नहीं होगा, और ऐसे एक नहीं हजारों मामले हैं। मैं कहती हूँ कि 10,000 रुपए भी क्यों देने पड़े उस कागज़ के लिए जो एक हम्म, ट्रांसपेरेंसी हाँ। का बेसिक अब डॉक्यूमेंट आप एक चीज समझिए कि पहली बात, रेरा के ऑर्डर एक्सिक्यूट नहीं होंगे, फिर रेरा के बाद रियाट है, फिर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। और सुपरटेक ट्विन टावर डिमोलिशन केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, हाउ मेनी बायर्स हैव द माइट टू गेट इनटू कॉस्टली एंड लेंथी लिटिगेशन। तो अगर बिल्डर भी जानता है कि उसके सारे क्लॉजेस गलत हैं, सब कुछ गलत है, उसके बाद भी उसके 1,000 यूनिट में से एक दो बायर कोर्ट जाने की गलती करेंगे, हिम्मत करेंगे, 10 साल खींचेगा, फिर पैसे दे देगा। उनके पैसे से तब तक वो बहुत कुछ कमा चुका होगा। सी, रियल एस्टेट में तभी मैं कहता हूं रेरा, डिमोनेटाइजेशन, ये सबको इवन हमारी मीडिया रिफॉर्म्स बताती है, ये एक लेवल का पॉलिसी इंटरवेंशन है। रियल एस्टेट में रिफॉर्म्स नहीं हुआ है, रियल एस्टेट में रिफॉर्म्स की जरूरत है। जितने रियल एस्टेट के स्टेक होल्डर आपके पॉडकास्ट में भी आते हैं, वो कहते हैं कि फुल प्रूफ सिस्टम है, रिफॉर्म हो गया है। तो अगर रिफॉर्म हो गया है तो रिफॉर्म किसके लिए हुआ है? एक एंड कंज्यूमर को आज भी हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। मैं सबसे कहता हूं, बार बार कहता हूं, अगर आपका एक ऐसा नेटवर्थ नहीं है कि आपको सोचना है कि नेटवर्थ का कितना पैसा प्रॉपर्टी में, कितना स्टॉक में, कितना गोल्ड में डालें, तो आप प्रॉपर्टी नहीं खरीदें। अगर आपके पास नेटवर्थ भी है तो भी आप अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं खरीदें। रिस्क फैक्टर ज्यादा है, रिवार्ड कुछ भी नहीं है। पहले तो एक दौर था कि एप्रिसिएशन रेट बहुत फास्ट था, आज तो वो भी नहीं है। वो भी नहीं है। तो आप अंडर कंस्ट्रक्शन का सिर्फ एक फायदा है। मुझे इस प्रोजेक्ट का 4th फ्लोर का अपार्टमेंट पसंद है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में मिल रहा है, रेडी टू मूव पे हो सकता है वो सेल हो गया, मुझे 7th पे मिलेगा। सिर्फ यही एक फायदा है और कोई फायदा नहीं है। आम तौर पे ये जो बिल्डर्स जो हैं, जो एक फोमो क्रिएट कर रहे हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये बायर को, देखिए कल से रेट बढ़ रहा है, आप आज ले लीजिए, अगले बायर को अगले दिन फिर वही बोल रहे हैं। तो ये रियल एस्टेट का जो पूरा इकोसिस्टम है, इनका जो कार्टेल है, मैं रियल एस्टेट के खिलाफ जितने वीडियो बनाता हूं, मैं देखता हूं किस तरीके से पूरा बिल्डर का इकोसिस्टम, उनके ब्रोकर्स आकर के आप बैकलैश करते हैं। उनको लगता है मैं उनका गेम स्पॉइलर हूं, क्योंकि इस देश में एक पढ़ा लिखा कंज्यूमर, कॉन्शियस कंज्यूमर कोई नहीं चाहता है। सरकार भी नहीं चाहती है, बिल्डर भी नहीं चाहता है। एक बात और, इस समय जो बने हुए खड़े मकान हैं, फ्लैट्स हैं सोसाइटीज़ में, डिमांड एंड सप्लाई रेशियो में क्या स्थिति है? डिमांड ज़्यादा है या सप्लाई ज़्यादा है? डिमांड सिर्फ और सिर्फ 0.5% बायर का है। सप्लाई और डिमांड में एक ह्यूज मिसमैच है, और यही वजह है, आपने कभी ऐसे सोचा है 100 करोड़ के, 50 करोड़ के घर बिक रहे हैं, लेकिन अफोर्डेबल घर नहीं बिक रहा है, मिड सेगमेंट नहीं बिक रहा है। और बहुत सारे जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, मैं उस पर भी बता दूं, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी दी जाती है कि नहीं नहीं, 150 करोड़ 200 करोड़ का नहीं बिक रहा है, वो एक्चुअल 40 करोड़ का बिक रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। मैंने इस पे बहुत डिटेल में जाकर काम किया है, और मैं छोटा सा आपको फाइनेंशियल कैलकुलेशन बता देता हूं। एक बिल्डर अगर 200 करोड़ का अपार्टमेंट बोल रहा है, 40 करोड़ में बेच रहा है,
पहली बात ये है कि उसको 200 करोड़ पे स्टैंप ड्यूटी, कोई भी बायर 40 करोड़ का खरीद कर 200 करोड़ का स्टैंप ड्यूटी नहीं देगा। क्यों देगा? पहली बात। दूसरी बात, उससे भी बड़ा फैक्टर, इसमें तो कई लोग कहेंगे कि चलो बिल्डर से अंडरस्टैंडिंग होगी कि स्टैंप ड्यूटी भी बिल्डर पे कर रहा है। आपको इतना बड़ा अमाउंट रिसीवेबल अगर आपने अपने अकाउंट में नहीं लिया तो ईडी, इनकम टैक्स सब पीछे लग जाएगा। और इतना बड़ा रिसीवेबल अपने यहाँ लेने पे नॉर्मली ये खबर कहाँ से आती है? 150 करोड़ 200 करोड़ की घर बिक रहे हैं, प्रॉपर्टी रजिस्ट्री ऑफिस से आती है, रजिस्ट्री उस रेट पे होता है। इनकम टैक्स के तहत आपको वो पैसा बिल्डर के अकाउंट में डालना है और बिल्डर के प्रॉफिट मार्जिन में वो आ जाता है। तो बिल्डर एक, मान लिया 200 करोड़ का अपार्टमेंट बोलकर 50 करोड़ में बेच रहा है, 50 करोड़ तो उसका कॉर्पोरेट टैक्स बन गया उस पे। कैसे वो हो सकता है? ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। महंगे घर बिक रहे हैं क्योंकि इंडिया में जो ये केस से रिकवरी हुई है, अमीर और अमीर बना है। हालांकि वो रफली जो मैंने कैलकुलेशन किया है लेस देन 1 लाख है। 1 लाख के आसपास लोग हैं जो बहुत पैसा है जिनके और वो पास। सब कॉन्सेंट्रेटेड है बड़े शहरों में, इसलिए वो दिखता है। बड़े शहरों में कॉन्सेंट्रेटेड है, अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स में कॉन्सेंट्रेटेड है, इसलिए दिखता है। और जो मिड सेगमेंट और अफोर्डेबल नहीं बिक रहे हैं, और यहीं पे आपको एक बात बता दूं जहां से हमने पूरा डिस्कशन शुरू किया था, आखिर क्यों बिल्डर्स का इंटरेस्ट हो गया है कि उनको म्युनिसिपैलिटी मिले? क्योंकि वो समझ गए हैं कि अब घर बिकना बहुत मुश्किल है। मैं एक नहीं, ऐसे सैकड़ों बिल्डर को जानता हूं जिनके लास्ट लॉन्च प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए आज 4 साल हो गए हैं, एक भी नया लॉन्च नहीं किया है। क्योंकि जो अल्ट्रा लग्जरी का बायर है वो, उनके पास वो क्लाइंटेल नहीं है, वहां पे वो टिक नहीं सकते और उससे कम में सेल नहीं है। तो जनता अपनी म्यूनिसिपैलिटी बचा ले, अपने कॉर्पोरेशंस बचा ले, अपने हाथ में रखे, जहाँ पर आप ज़्यादा अधिकार से सवाल कर सकते हैं। टैक्स पेयर के पैसे का जो आर्ग्यूमेंट होता है वो बिल्डर के साथ आपका चलेगा नहीं। तो अगर आपने वो नहीं बचाया तो फिर वही होगा, जियो और एयरटेल वगैरह पर हम डिपेंडेंट हो गए। BSNL MTNL ख़त्म किया गया, उसको ख़राब बता के या निष्प्रभावी बता करके। अपनी म्यूनिसिपैलिटीज़ को खुद इन्वॉल्व होकर के बचाइए, बजाय इसके कि उसको कॉर्पोरेट में जाने दीजिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।